मार्क्स लाना चाहते हैं 10 से उसको प्रेस्टीज पॉइंट बनाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, प्रेस्टीज पॉइंट बनाना चाहिए, लेकिन टेस्ट पहले देना चाहिए। तैयारी करने से पहले टेस्ट देना चाहिए, पुराने पेपर हल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे पता चलता है कि प्रश्न आते कैसे हैं, ताकि पढ़ते समय आप अटेंशन रख सको। नहीं तो कई बार आप पूरी पढ़ाई कर लेते हो, पढ़ाई करके गुजर गए और बाद में पता चला कि इस तरह से पढ़ना था, तो फिर पढ़ाई बेकार हो गई आपकी। तो टेस्ट हमेशा पहले दो। पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो टेस्ट से शुरू करो, सबसे पहले टेस्ट लगाओ, पुराने पेपर देखो। देखना नहीं है, उनको लगाना। मैच खेल के देखना है आप, केवल प्रैक्टिस करके नहीं। कई लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं, मैच नहीं खेलते। मैच खेलने का अनुभव, क्योंकि वहां एग्जाम जो है वो मैच है, पूरा डायरेक्ट मैच जैसा है। तो मैच असली में खेलना है आपको वहां, तो असली में खेलना है तो आप यहाँ नेट प्रैक्टिस करोगे तो कैसे होगा? नहीं, खुले मैदान में जाकर के पूरा क्रिकेट मैच जैसा होता है वैसे पूरी फील्डिंग जमा के सारे फील्डर्स के साथ, और तेज बॉलर जैसे होंगे वैसे। प्रैक्टिस के लिए जब बॉल डालते हैं तो कई बार ऐसे ही फेंक देते हैं। नहीं, पूरी ताकत से उसको कहो कि तुम जो ओरिजिनल बॉल डालते हो वैसे ही बॉल डालनी है मुझे, यानी वैसे ही मैच खेलना है। तब अपनी टेस्टिंग होगी ओरिजिनल, और उसी कंडीशन में। मैदान की कंडीशन अलग होती है। इंडोर स्टेडियम में अगर आप खेलोगे, इंडोर खेलोगे तो धूप नहीं होती, हवा नहीं होती, ठंड नहीं होती, तो ऐसे में मैच में मजा नहीं आता, वो वाला माहौल नहीं होता। तो आप पूरा टेस्ट जो है अपनी टेबल कुर्सी पे बैठ के, बेड पे बैठ के टेस्ट नहीं देना, टेबल कुर्सी पे बैठ के कमर सीधी करके जैसे वहां परीक्षा में बैठे रहते हैं वैसे टेस्ट देना है। और उसके बाद आपका दिमाग आपको, फिर आप देखो कि आप जो तैयारी करते हो वो तैयारी किस प्रकार से हो रही है, वो जो प्रश्न है वो कहां से आया था, कहां से पूछा था। तो फिर पढ़ाई करते समय में आपको वो जो हिस्सा है वो बहुत अच्छे से दिखाई देगा। तो प्रश्न दिखेंगे आपको उस पेज पे प्रश्नों के सिवा और कुछ नहीं दिखेगा। तो उस पूरे पेज में अगर मान लीजिए 10-15 प्रश्न है तो 10-15 प्रश्न अलग से चमकेंगे, उनको आप नोट डाउन भी कर लो, साइड में कहीं लिख लो उसको, ताकि जब आप रिवाइज करोगे तो केवल वही चीजें आपको फोकस करनी। तो पेज में एक पेज का रिवीजन 1 मिनट में हो जाएगा, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। नहीं तो 5-6 मिनट तक आप पढ़ते रहोगे, रिजल्ट वही ढक के 3 पात। और पिछली बार अटेंशन ज्यादा था तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट था, इस बार अटेंशन खराब हो गया तो हो सकता है पिछली बार वाला रिजल्ट भी ना निकले। अलग से और कुछ भी नहीं है। एक तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन इनइक्वालिटी बताई थी, एक तो वो होता है कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन का सारा गेम है ना, कि इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो आदमी पीछे है। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज, मेहनत जो है, एक स्मार्ट वर्क कर गया, एक हार्ड वर्क कर रहा है। तो पहले से जो इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन है आपके पास वो कितना है, एक, और नई जो आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो या मेहनत कर रहे हो वो स्मार्ट तरीके से कर रहे हो या हार्ड वर्क कर रहे हो। हार्ड वर्क कर रहे हो तो फिर नहीं जीत पाओगे आप, क्योंकि समय बहुत कम होता है, समय बहुत कम होता है। 24 साल के हैं आप तो भी कम समय है, 21 साल के हैं तो भी कम समय, क्योंकि एक बार अगर आप प्री नहीं हुए तो अगली बार फिर से प्री देनी है, तो 1 साल इंतजार करना है। 1 साल में करीब 200-250 आपके कॉम्पिटिटर वो आ जाते हैं जो फर्स्ट टाइम में आईएएस का प्री निकाल ले जाएंगे, वो आपको बाहर कर देंगे। तो आपको बाहर करने वाले लोग हर साल आएंगे, 200-250 लोग आएंगे जो पहली बार में ही निकाल ले जाएंगे और आपसे ज्यादा मार्क्स लेके आएंगे। तो आपने जो अनुभव इकट्ठा किया उसका भी कोई फायदा नहीं। तो इसलिए कोशिश करो कि जिस साल आप बैठ रहे हो उसी साल निकालो। अगले साल के ऊपर आप ले जाओगे कंपटीशन को तो अगले साल तो कंपटीशन और बढ़ जाना है। तो कंपटीशन जब और बढ़ जाएगा तो और दिक्कत आएगी। तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोशिश करो कि इस साल 2022 में बैठे हो तो 2022 का एग्जाम निकाल ले जाओ। आप सोचोगे नहीं इस साल और मेहनत कर लेते हैं, तो इस साल तो 250-300 लोग कम है आपके कंपटीशन में। कम से कम वो लोग हैं जो एक ही बार में इसी साल आए हैं 2022 में, और 250-300 लोग ऐसे हैं कि जो 2022 में ही एग्जाम निकाल ले जाएंगे और इसी साल उन्होंने किया। तो केवल वही आपको परेशान करने में है। अगले साल हो सकता है ऐसे 500 लोग हो, और बल्कि जिन्होंने अभी 2022 में दिया और किसी कारण से मेंस नहीं हुआ तो वो भी हैं फिर। तो फिर आपको प्रीलिम से बाहर करने के लिए बैठे हुए हैं। तो दिनों दिन एग्जाम टफ होता जाएगा। समय जैसे जैसे बीतेगा वैसे वैसे कॉम्पिटिटर बढ़ते जाएंगे, संख्या बढ़ती जाएगी, तो आपका कंपटीशन टफ होता जाएगा। तो कोशिश करें उसी साल। तो आपके पास हमेशा 1 साल रहेगा। किसी भी साल तैयारी करो, आपके साल 1 साल रहेगा। 1 साल में भी अगर आप 2-4 महीने एक्टिव नहीं होते हो तो 7-8 महीने रहेंगे। उन्हीं 7-8 महीने में आपको रिवाइज भी करना है, तैयारी भी करनी है।
कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी तैयारी। अनुभव आधारित प्रश्न जो कल मैंने आपको बताया था, अगर वो ज्यादा पूछ लिए तो थोड़ा फायदा होगा, अदरवाइज कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, आपको अगले साल के उसमें जुड़ता नहीं है, नए सिरे से फिर आपको तैयारी करनी है, तो बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलता। आप भूल जाते हैं, पुरानी सारी चीजें भूल जाते हैं, कई बार नया नया लगने लगता है, उसको रिवाइज करने जाते हैं तो ऐसा लगता है पहली बार पढ़ रहे हैं। तो ये सभी के साथ होता है, ऐसा कोई इंटेलिजेंट नहीं होता, बस ये है कि कोई पहली बार में ही इतनी अच्छी मेहनत कर लेता है कि वो जंप कर जाता है। मेंस में कंपटीशन नहीं है, ध्यान रखिए। जिस आदमी को लिखना आता है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग है, क्वेश्चंस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, आंसर का फॉर्मेट बना लेते हैं, आंसर डिजाइनिंग अच्छी है, उस आदमी के लिए मेंस बिल्कुल कठिन नहीं है। क्योंकि मेंस में सिलेक्टिव, आप जो देना चाहते हैं वो आप अपनी तरफ से देते हैं, उसका सिर्फ प्रश्न रहता है, उत्तर में क्या क्या मटेरियल होगा वो आप ही तय करते हैं, आपके खुद के ऊपर है, कितना फैक्ट्स रहेंगे, कितने कंसेप्ट्स रहेंगे, कितना कॉन्टेक्चुअल रहेगा, कितने एग्जाम्पल्स रहेंगे, कौन कौन से उसमें हम लोगों को हिस्से पहले देने हैं, आखिरी में देने हैं, ये सब डिजाइन हमारी खुद की होती है, इसमें उसका कोई गाइडेंस नहीं होता, उसका सिर्फ केवल क्वेश्चन होता है। और वो जो बहुत अच्छे से करना जानता है वो इस साल भी मेंस निकाल सकता है, अगले बार उसको अगर मेंस निकालने को मिलेगा तो अगली बार निकाल लेगा, यानी जब भी वो प्रीलिम्स निकालेगा वो मेंस भी निकाल लेगा और इंटरव्यू भी निकाल लेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, एक ही बार में हो जाएगा, सिर्फ उसका प्रीलिम्स हर्डल है। तो इसका मतलब मेंस का कंपटीशन नहीं है, जिसकी मेंस की तैयारी है उसके लिए मेंस का कंपटीशन नहीं है। सारी समस्याएं फिर प्रीलिम्स में अटकी पड़ी हैं। प्रीलिम्स बहुत रोकता है, बहुत लोगों को रोकता है, कई ब्रिलियंट लोगों को रोक देता है। प्रीलिम्स को बहुत भयंकर हर्डल बनाया हुआ यूपीएससी ने, बहुत बड़ा हर्डल बना रखा है, इसलिए बार बार चर्चा होती है प्रीलिम्स की, क्योंकि आपकी मेंस की रणनीति काम ही नहीं करती। आपने बना रखी है बहुत अच्छी रणनीति, लिख बहुत अच्छा रखा है, नोट्स बना रखा है, लेकिन आपकी रणनीति काम नहीं करती। तो तीन बातें हैं, एक तो नोट्स किसके बनाने चाहिए, ये भी है कि नोट्स उसके बनाने चाहिए जो करंट अफेयर्स की चीजें, अनुभव आधारित चीजें, उसको नोट करके रखना चाहिए। लेकिन जो कल मैंने आपको बताया था बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं उसके नोट्स बनाने से कोई मतलब नहीं। वो आप जो नोट्स खरीद रहे हो ऑलरेडी उसी को अंडरलाइन करके पढ़ो, क्या क्या लिखोगे, तो केवल इसके करंट के और अनुभव आधारित प्रश्नों के नोट्स बनाओ, उसके नोट्स मत बनाओ, किसके, बेसिक क्वेश्चंस के, क्योंकि बेसिक नॉलेज जो है वो बहुत ज्यादा है। एनसीईआरटी के नोट्स बनाना बेवकूफी है, इग्नू के नोट्स बनाना बेवकूफी है, चाहे मेंस के लिए हो चाहे प्रीलिम्स के लिए हो। कोई बड़ी बड़ी रेफरेंस बुक्स आपने नामी गिरामी बुक्स हैं, ऑथेंटिक बुक्स जिनको हम लोग कहते हैं, उनके नोट्स बनाना भी बेकार है। उनको पढ़ो, अंडरलाइन करो, साइड में लिख लो खाली जगहों में, उतना कर सकते हो। तो ये मेरा एक जनरल गाइडेंस था आप लोगों के लिए, जिसमें आप अपनी तैयारी को स्पीड अप कर सकते हैं, ठीक है ना, और एक ही साल में एग्जाम निकाल सकते हैं। क्योंकि अगले साल के ऊपर नहीं टालना है, क्योंकि आपको बता ही दिया मैंने, बहुत दिक्कत आएगी, नए कॉम्पिटिटर भी आएंगे, फिर आपका स्टेमिना अगले साल वही वाला रहेगा कि नहीं, आपके हेल्थ इश्यूज अगर कुछ नए आ गए अगले साल, कोई दिक्कत आ गई, बीच में ही कोविड हो गया, कोई बीमारी आ गई या कुछ हो गया, ठीक है, तो बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं। तो अभी जो कंडीशंस हैं घर की, जितना सपोर्ट मिल रहा है, इकोनॉमिक सपोर्ट मिल रहा है, फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिल रहा है, हो सकता है अगले साल ना मिले, तो बहुत सारी कंडीशंस हैं, क्योंकि आप हम लोग नेक्स्ट ईयर पे डालते जाते हैं और फिर दिक्कत हो जाती है। तो कोशिश करें कि जिस साल आप तैयारी अच्छे से मन से कर रहे हैं और आपने ठान लिया है, उसी साल तैयारी इस प्रकार की हो कि एग्जाम भी निकल जाए, तो निकल सकता है, बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अभी बताया आपको कि स्मार्ट वर्क और वो करना बहुत जरूरी होगा, ऐसे केवल सोचने से और बातें करने से तो नहीं होगा, तो काम करना पड़ेगा, तो धरातल पे काम करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसको उतारना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगी, ठीक है। देखिए अब कई बार हम मटेरियल की बात करते हैं, रिसोर्सेज की बात करते हैं, टीचर की बात करते हैं, कोचिंग की बात करते हैं, ये सिर्फ थोड़ी सी मदद करते हैं, हल्की सी आपको मदद फैसिलिटेट करते हैं, आपको बहुत ज्यादा आपके लिए बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे, आप ही को खुद को करना है, सब कुछ आप ही को करना है। और ये क्लास पर्याप्त है आपको गाइडेंस देने के लिए। सप्ताह भर का होमवर्क होता है आपके पास, बिल्कुल फुर्सत मिलती नहीं है। अगर आप ईमानदारी से हमारा होमवर्क करें तो सप्ताह भर आपको फुर्सत नहीं मिल सकते, तो फिर तो पर्याप्त है, आप इसी गाइडेंस में काम करते जाएं। यही दुर्लभ गाइडेंस है, यही मिलता नहीं है, यही कोई बता नहीं पाता। कई बार हमको लगता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तो इतना बड़ा शहर है, वहां तो बताने वाला, आप जाके देख लो कितने भी बड़े शहर में, वहां कौन बताने वाला है। आप कहोगे नहीं वो तो बहुत बड़ी फैमिली है, वो तो बहुत ऊंचे पदों पर हैं, तो उनके घर में तो सब लोग इन सब पेज से निकल करके आए, नहीं, वो
अगर किसी ने 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले एग्जाम निकाला, वो एक शब्द नहीं बता सकता, कुछ नहीं पता उसको कि क्या है ये, काला अक्षर बेस बराबर हो जाता है उसके लिए, वो बता ही नहीं पाता कुछ, बस वो है, आप उसके प्रणाम करते रहो, उसको नमस्कार करते रहो, लेकिन भाई बता कुछ नहीं पाता, बताने की स्थिति में होता ही नहीं हो। मतलब बड़े पद वाले हुए, बहुत एक्सपीरियंस वाले लोग या ऐसे आपको मिलेंगे कि वो बता देंगे, ऐसा हो जाए, कहीं कोई नहीं बताता, है ही नहीं कुछ, वैसे कुछ नहीं रहता। इसमें तो रात दिन लगे रहना पड़ता है। हम तो 24 घंटे इसके सिवा कुछ सोचते नहीं है ना, इतने साल से, पिछले 25 सालों से हमने 24 घंटे इसके सिवा कुछ सोचा ही नहीं है। यूपीएससी, एमपीपीएससी, ये सिविल सर्विसेज, प्री मेंस इंटरव्यू, ये सिलेबस, बस यही घूमता रहता है, रात दिन दिमाग में यही घूमता रहता है। इसलिए आपको इतनी आसानी से सहज भाषा में बता पाते हैं, एक फ्लो में बता जाते हैं सारी चीजें। ऐसा कोई बता थोड़ी सकता है। वो बताएंगे, हवाइयां उड़ रही हैं उनके, देखो आप चेहरे पे देखो, उनकी हालत खराब है, पूछ के देखो, प्रश्न पूछ के देखो, क्या बता देंगे, खुद ही घूम रहा है। और सरलीकरण तो कोई भी नहीं करेगा। देखो मैं बताऊं आपको, जैसे मैं कई बार बोलता हूँ, इंटरव्यू तो एकदम बकवास चीज है, मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू आपने जितना नॉलेज प्री में, मेंस में हासिल कर लिया, उससे आपका इंटरव्यू बहुत आसानी से निकल सकता है, क्योंकि उससे ज्यादा तो वो क्या पूछेगा। प्री मेंस में आपकी अच्छी मजा ही हो गई, प्री में आप सब लोगों को पछाड़ करके मेंस में आए, मेंस में फिर आपने लिख करके बताया, आपने सबको पछाड़ दिया। अब बोलने में आपसे कौन पछाड़ देगा अब आपको, अब आप बोल दीजिए, अब बोलना आना चाहिए आपको। लेकिन सामने वाला अगर कुछ जानना ही नहीं चाहता, अगर सामने वाला अगर इंटरव्यू में आपसे कुछ जानना ही नहीं चाहता, पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि आप जाति से ये हो, आप धर्म से ये हो, आप तो महिला हो, आप तो पुरुष हो, आप तो इंजीनियर हो, आप तो डॉक्टर हो, तरह तरह के पूर्वाग्रह हो सकते हैं, किसी भी तरह के पूर्वाग्रह। उड़ीसा के लोग हो, तुम तो बिहार के हो, तुम तो महाराष्ट्र के हो, तुम तो गुजरात के हो, अब तुम्हारे यहाँ तो गुजराती लोग तो ऐसे होते हैं, फलाने तो ऐसे होते हैं, कई तरह के पूर्वाग्रह होते हैं। अगर वो ठान के बैठा है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो पर ये बात अगर मैं कोचिंग चलाते हुए अगर ऐसे फ्लैट आप में से किसी को बोल दूं, तो मेरी तो भाई कोचिंग वाले की कोचिंग तो तब चलती है कि देखो इंटरव्यू बहुत टफ चीज है, बहुत परेशानी आती है, अब लेकिन अपन करेंगे, उसमें मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा और चिंता मत करो, और हम हैं और हम कराएंगे, और आप फीस जमा करा दो। मतलब और हम यहाँ आपको बहुत सारा हल्का कर देते हैं, किसी भी इसका ये यूं है, इसका यूं है, उसमें वो एजेंसी खराब है, इसमें यूपीएससी ने यहाँ ये क्या, सारे लूपहोल बता देते हैं, आपको सोर्स बता देते हैं, वो वहां से कॉपी करता है, वो वहां से कॉपी करता है, यहाँ से लेता है, यहाँ से लेता है। देखा जाए तो हम अपना बिजनेस खत्म कर रहे हैं। मेरा जो बिजनेस है कोचिंग का, जो मैं प्राइवेट कोचिंग चलाता हूँ, मेरे पास कोई गाइडेंस लेने आता है तो मैं अपने ही बिजनेस पे पांव पे कुल्हाड़ी मार, मुझे इन सब का हवा बनाना, मुझे इन सबसे डराना, मुझे इन सबसे ऐसा माहौल बनाना है कि नहीं, मेरी सहायता के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, मैं लगूंगा आपको, मुझे पैसे दो, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो ये और लाखों लोग हैं, लाखों लोगों में से मैं कुछ तो इकट्ठे कर ही लूंगा, तो मैं करोड़पति हो जाऊंगा। लेकिन मैं अपने बिजनेस की परवाह नहीं करता, मैं आपको साफ साफ बताता हूँ कि ये सब बकवास चीज है, ये यूं होगा, ये यूं होगा, सारे ऐसे जादू की तरह आपको सारी चीजें मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि इसको यूं कर लो, इसका ऐसा हो जाएगा, ये करना, ये आप में से कोई क्वेश्चन भी करता है क्लास के बाद भी तो मैं साफ साफ बता देता हूँ। तो देखा जाए तो मैं तो अपना बिजनेस खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस ही यही है कि उसका हवा बनाओ। तो अब आप मार्केट में अगर सोल्यूशन ढूंढने जाओगे तो नहीं, वो आपको हवा बना के बताएंगे, वो बताएंगे ये बहुत खतरनाक चीज है, वो पूरा ऐसा बताएंगे कि नहीं इसको तो तुम बेच ही नहीं सकते, प्री तो होता ही नहीं है किसी का। आपने देखा किसी का कोई मिला आपको जिसका प्री हुआ, यूं इस तरह से बात करेंगे, या एकदम से उसको इतना कठिन बना देंगे, बोले कि हमारे पास एक्सपर्ट है, वो सब ठीक कर देंगे, और ये सारी चीजें पैसे पे जाकर के रुक जाएगी, उसके सिवा और कुछ नहीं है। और कोई आदमी आपको साफ साफ गाइडेंस दे रहा है और बहुत एक ही क्लास में, छोटी सी क्लास में आपको सब कुछ बता रहा है और सब तरह की क्लैरिटी दे रहा है, इसका मतलब यहाँ मामला दूसरा है, इसका मतलब बात सही भी है, ठीक है, वो वहां आप जाओ। पर ये सब मेरी बात सारी सही तब लगेगी जब आप पूरी प्रोसेस से गुजरोगे, वहां तक पहुंचोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती थी। और अगर आप वहां तक नहीं पहुंचे तो हो सकता है आप मुझे नकार दें कि नहीं इनकी बात ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए कर दिया है क्योंकि मैं कई बार बात करता हूं तो बहुत साधारण सी बात हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि इतने साधारण तरीके से इतनी बड़ी बात कैसे की जा सकती है, तो उस पर भी लोग अविश्वास करने लगते हैं। तो खैर आप लोग यहाँ आए हैं तो अविश्वास जैसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग जो जिस रणनीति पे काम कर रहे हैं
वो दो तरह की मैंने बताया। एक तो इन्फॉर्मेशन पहले से जो आपके पास मौजूद है, एक जो संग्रह है आपके पास दिमाग में, जो संग्रह है वो काम करेगा, उसका उपयोग कैसे करना है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक तरह से करेंसी की तरह है। आपके बैंक में जो जमा पूंजी होती है और आपके पास एटीएम कार्ड होता है या फोन पे करते हो आप, तो जितना पैसा आपके बैंक में जमा होता है उसको आप खर्च कर सकते हो। ठीक है, आपके अकाउंट में बताते हैं कि इतना बैलेंस है, उसके आधार पे आप खर्चा कर सकते हो। तो वो जमा पूंजी की तरह है, उसको आप जाकर के एग्जाम में खर्च कर सकते हो और उससे मार्क्स ले सकते हो, उसके बदले आपको मार्क्स मिलेंगे। मार्केट में हम खर्च करते हैं, हमको वस्तु मिलती है। एग्जाम में जब हम अपनी इंफॉर्मेशन खर्च करते हैं हमको मार्क्स मिलते हैं। तो मैक्सिमम करना चाहिए खर्चा, ताकि मैक्सिमम मार्क्स हम लोग अर्न कर सकें। तो एक तो पहले से जो जमा पूंजी है, पहले से जो इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए, और एग्जाम में लिखने लायक तो होनी ही चाहिए कम से कम। जितना वो शब्द सीमा में हमको मेंस में आंसर लिखना है उतनी इंफॉर्मेशन तो नहीं। तो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में विश्वास रखते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैंने एक चीज पिछली बार बताई थी आपको 1-2 क्लास पहले, क्या हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग ही करते रहेंगे? क्या इंफॉर्मेशन का ही कलेक्शन करते रहेंगे, उसका संग्रह बढ़ाते रहेंगे? क्या उसको कभी उपयोग करना सीखेंगे? तो उपयोग कब करेंगे? जैसे मैंने बताया था आपको कि चाकू हम तरह तरह का खरीद के लाते हैं, सब्जी कभी काटते नहीं है। कई बार हम 6 तरह के चाकू ले आए, लेकिन पता चला कि 6 महीने पहले जो चाकू था वो सबसे बेस्ट था और सब्जी उसी से काट रहे हैं, रोज सूट भी वही करता है। 6 नए जो चाकू लाए हैं वो काम ही नहीं करते, मतलब वो उनमें मन ही नहीं लगता काटने से। होता है ना ऐसा, कई बार आप 2-3 शर्ट और खरीद के ले आते हैं और जो 1.5 साल पहले खरीद के लाए थे उसी को पहन के घूम रहे हैं, क्योंकि वही अच्छा लगता है और वही सूट भी करता है, फिटिंग भी उसी की अच्छी है। तो फिर आप जो हमेशा मार्केट से रिसोर्सेज इकट्ठे करते रहते हो, नोट्स इकट्ठे करते रहते हो, किताबें इकट्ठी करते रहते हो, केवल उसका कुछ नहीं होना जाना। कई बार वो बेकार सिद्ध हो जाएगा आपका, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। बल्कि आपके पास जो ऑलरेडी है, जो इन्फॉर्मेशन, हो सकता है उसी से आप IAS बन सकते हो, लेकिन हम उसको यूज करते हैं कि नहीं? जिस साल आप यूज कर लोगे उस साल आप बन जाओगे। तो यूज करने की प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं हम उस इंफॉर्मेशन को, वो जरूरी है। तो वो करके देखो। तो आपकी जो टेस्ट का मतलब यही है कि उसमें आप थोड़ा कृत्रिम रूप से एक वातावरण बना के बैठते हो और उस चीज को करने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो ये काम आपको शुरू करना है। रोज अपना टेस्ट लेना और टेस्ट में बैठ करके अपने आप को गुजारना उससे, और जो कठिनाई आती है उस कठिनाई से निपटने के लिए पढ़ना है कि हाँ ये वाला नहीं कर पाते। जब नर्मदा सागर बांध की बात आती है तो नर्मदा सागर बांध की ऊंचाई मैं भूल जाता हूं, वो नहीं लिख पाता। ठीक है, और ये कब बना था कभी कभी ये भूल जाता हूं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहली बार बना कब था, इसकी ऊंचाई क्या थी, इसकी क्षमता क्या है, कितने मेगावाट बिजली निकलती है, ये वो। तो आप जहां भूल जाते हो उस हिस्से पे काम करना शुरू करो, उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश करो। पर वो कब होगा? जब आप टेस्ट दोगे। आप क्या बोलते हो ये तो टेस्ट में ही पता चलेगा, उसके पहले तो पता नहीं चलेगा। तो आपको टेस्ट देना है, खुद ही अपना वैल्यूएशन करो। तो ये वाला काम जो है आप जितना जल्दी शुरू करोगे पढ़ाई की क्वालिटी उतनी बढ़ जाएगी। अदरवाइज आप क्वांटिटेटिव पढ़ते रहोगे, बहुत सारा पढ़ते रहोगे, उससे कुछ नहीं होता। दूसरी चीज है कि अब चूंकि हमारे पास समय कम होता है और केवल 2 दिन क्लास होती है, तो बहुत ज्यादा लेक्चर से आपको यहाँ मदद कम मिलती है। तो आप नोट्स लेकर के इकट्ठा कर सकते हो अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन, यदि कम है तो। यदि आपको लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए पर्याप्त मटेरियल हो गया है, तो फिर इस प्रकार के प्रश्नों को पढ़ना बंद भी कर सकते हो। आपको लगता है कि दिन बेटका पे 250 वर्ड आया तो भी लिख देंगे, 150 वर्ड आया तो भी लिख देंगे, और 20 वर्ड्स में लिखना है, 30 वर्ड्स में लिखना है तो भी लिख देंगे। तो जब आप तीनों तरीकों से लिखने को तैयार हो, 250, 150, 300, तो आप MPPSC, UPSC सभी के लिए तैयार हो। और वो जो वर्ड्स हैं वो अगर एकदम पॉइंट्स फॉर्मेट में है तो फिर प्रीलिम्स का प्रश्न भी उससे बाहर आना नहीं है 250 वर्ड से, क्योंकि प्रीलिम्स का प्रश्न उसमें से हो जाना है। तो इंटरव्यू में भी उससे बाहर प्रश्न नहीं पूछना है, तो आपकी तैयारी हो गई। उसके बाद आप उसको पढ़ना बंद कर सकते हो, उसी चीज को रिवाइज करना जारी रख सकते हो। कई बार हम लोग उसके बावजूद भी उसी के बारे में रिसर्च करते रहते हैं, उसी को और स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं, तो ये टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो एक जगह पर जाकर के सेटिस्फेक्शन लेके आना पड़ेगा आपको, उस चीज को पढ़ना बंद करना पड़ेगा। ठीक है,
नहीं तो कई बार हम जो पसंदीदा चीजें हैं उनको बार बार पढ़ रहे हैं, गांधी को बार बार पढ़ रहे हैं, कबीर को बार बार पढ़ रहे हैं, है ना, कोई नदी है तो उसी को बार बार पढ़ रहे हैं, तो वो, या किसी सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट है तो हम उसी सब्जेक्ट को बार बार पढ़ रहे हैं। यूपीएससी के हिसाब से अगर आपका ऑप्शनल है तो उसको बार बार पढ़ना आपको ज्यादा फायदा देगा, क्योंकि वो ऑप्शनल में भी मार्क्स लेके देता है और जनरल स्टडी में भी लाके देता है। लेकिन जो दूसरे जनरल स्टडी के लिए किसी चीज को बार बार पढ़ना और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना, उससे कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उससे ज्यादा वर्ड्स आप लिख नहीं पाएंगे, परीक्षा में ज्यादा वर्ड्स नहीं लिख सकते, वहां लिमिटेड स्पेस है। आजकल लिमिटेड स्पेस देना शुरू कर दिया, ऊपर क्वेश्चन लिखा रहता है, नीचे स्पेस में आपको लिखना है। तो ये कुछ मैं जो आपको शुरू में, क्लास के शुरू में बताता हूँ, इन टिप्स पे अगर आप ध्यान दोगे तो स्मार्ट वर्क शुरू हो जाएगा आपका, और जल्दी 1 आध साल में ही रिजल्ट आ जाएगा। जल्दी का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि परिस्थितियां बहुत बदल रही हैं और चेंजेस बहुत आ रहे हैं, कई तरह के चेंजेस आ रहे हैं, एग्जाम के पैटर्न में भी आ रहे हैं, सरकार की मंशा में भी आ रहे हैं, पोस्ट कम हो सकती हैं, पता नहीं क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो अनसर्टेनिटी बहुत है, तो हम लोगों को जल्दी निकालना चाहिए। और फिर हमारे साथ भी चेंजेस, वो जो मैंने कहा कि सपोर्ट जो मिलना है वो किसी भी दिन बंद हो सकता है, जितना आज सपोर्ट मिल रहा हो सकता है आगे से इतना सपोर्ट ना मिले, तो इसलिए भी हम लोगों को जल्दी निकालने की कोशिश करना चाहिए। पहले मैं आपसे अलग ढंग से बात करता था, कभी इस तरह से जल्दी वाली बात नहीं करता था, लेकिन पंचवर्षीय योजना भी बनाने से कोई मतलब नहीं है। 5 साल तक आप तैयारी करते रहो, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी सही दिशा में नहीं है। अगर आप 5-5 साल तैयारी कर रहे हो, मतलब तरीका सही नहीं है, क्योंकि 5 साल की तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, है ना, 1 ही साल में आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो, लेकिन स्मार्ट स्टडी होना चाहिए। तो स्मार्ट स्टडी के ये तरीके हैं कि आप कोर एरिया निकाल लो, फोकस एरिया निकाल लो और उन्हीं को बहुत अच्छे से करो, ठीक है। लेकिन प्रीलिम्स कई बार जो है वो एक्सपीरियंस मांगता है, वास्ट एरिया मांगता है, क्योंकि प्रीलिम्स जो है वो मैंने आपको बताया उसका नेचर दूसरा है, उसको आप सिलेक्टिव स्टडी करके प्रीलिम्स नहीं निकाल पाते, तो फिर उसके लिए क्या रणनीति बनाए। तो मैंने आपको बताया था टर्निंग पॉइंट्स निकालो, इतिहास के माइलस्टोन निकालो और उनको पढ़ने की कोशिश करो, वो आ जाएंगे, वो निकल के आ जाएंगे। पर उसमें आपको कुछ अनुभव जो है वो, जैसे कि मैंने कहा भारत एक पोस्ट सीरियल देख लोगे तो वहां से निकल आएगा कुछ, संविधान सीरियल देखोगे तो उससे आ जाएगा, प्रधानमंत्री की सीरीज देखोगे तो उससे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स निकल आ जाएंगे भारत के इतिहास के, खास करके स्वतंत्रता के बाद के। तो ये जो जोड़ दे करके जब बात है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इन प्रधानमंत्री जी ने क्या कर दिया था जिसकी वजह से जनता नाराज हो गई थी, इस तरह से वो जब पेश करता है ना वो, तो उस चीज को ध्यान से सुनो, क्योंकि वो बहुत काम की बात है। और उसका आर्टिकल अगर एग्जाम में कहीं न्यूज़पेपर में दिखता है तो उसको फिर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है उस आर्टिकल को। या एग्जाम, ये जो आर्टिकल है, 2 तरह के आर्टिकल होते हैं। एक क्रिटिसिज्म होता है कि पिछले सप्ताह भर में जो कोई घटना हुई उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है, तो वहीं से शुरू करता है कि पिछली बार 21 तारीख को ऐसा हुआ और हमने देखा कि ये यूं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्यों नहीं होना चाहिए था, इस तरह से आर्टिकल काम करता है। दूसरा एक आर्टिकल होता है कि कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि ये कुछ दिनों से ऐसा है, पिछले 50 सालों में ऐसा 6-7 बार हो चुका है। और मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि 1960 के दशक में क्या हुआ था, फिर 70 के दशक में क्या हुआ था। एक आर्टिकल ऐसा होता है, ये जो आर्टिकल होता है ना, जो 60 के दशक में क्या हुआ, 70 का भी बता रहा, 80 का भी बता रहा, 90 का भी बता रहा, फिर पिछले 3-4 महीने में जो कुछ हो रहा है उस पर वो लेके आ रहा है, फिर आपको एक कंक्लूजन दे रहा है। ये एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बहुत बढ़िया रहता है। उसके आधार पे फिर आप टेक्स्ट बुक में पहुंचो, टेक्स्ट बुक से निकाल के लाओ। लेकिन कई लोग है ना अलग टाइप से पढ़ाई करना चाहते हैं, वो लाइब्रेरी विजिट करना चाहते हैं, वो किताबें इशू कराना चाहते हैं, वो टेक्स्ट बुक खरीदना चाहते हैं, मार्केट से बहुत सारा मटेरियल खरीदना चाहते हैं, नोट्स तरह तरह की कोचिंग्स के इकट्ठे करना चाहते हैं, बहुत बड़ा जखीरा खड़ा कर लेते हैं, अच्छा खासा अलमारी भर लेते हैं बुक्स की, ये वो, फिर सोचते हैं कि एक एक किताब निकाल करके हम पढ़ते जाएं, ज्यादा से ज्यादा अंडरलाइन कर लें और फिर एक दिन जब विद्वान हो जाए तब परीक्षा दें। तो ये जो तरीका है ना कि, और घर वालों को दिखता भी है ऐसा आदमी की मेहनत बहुत कर रहा है, ऐसे आदमी की परीक्षा में सफलता की प्रतिशत बहुत कम है, क्योंकि आप इस तरह से विद्वान बनने में आपको बहुत साल लग जाएंगे, बहुत साल लग जाएंगे। यानी कि
आप जिंदगी के 20 साल लगातार ऐसे पढ़ते रहोगे, तब जाकर के शायद वो लेवल आएगा जो टेस्ट पेपर देने के बाद उसको उसने समझ लिया था कि मुझे पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो अब कितना अंतर है इन सब चीजों में, है ना। तो हम लोगों ने जैसे नोट्स बनाए हैं तो वो मुश्किल से 15,000 पेज में लगभग सारे नोट्स हो जाते हैं। 15,000 भी नहीं होता है। इंग्लिश का नोट्स हमारा टोटल 7-8 हजार पेज का होगा। हिंदी का नोट्स जो है करीब वही 6,500-7 हजार पेज का होगा। तो ये जो 7-8 हजार पेज हैं, तो 7-8 हजार पेज को पढ़ने से काम हो जाता है, काफी काम हो जाता है, 80% काम हो जाता है, 80% तैयारी हो जाती है। और 80% तो लाना ही नहीं है, 50% में इंडिया टॉप कर जाता है। 80% तो आपको लेके आना भी नहीं है ना, आने भी नहीं है आपके। किसी भी प्रश्न में 5 या 6 नंबर हाईएस्ट मिलेंगे आपको, 7 मिलेंगे किसी में, तो फिर दूसरे में 4 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, तो एवरेज जो है 5 के आसपास जाना है 10 में से। तो 10 में से 7-8 तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और कम जो है मिलेंगे तो 3-4 नंबर मिलेंगे। तो ऐसा करके एवरेज यदि आपका 4.5-5 रहा तो आप इंडिया टॉप कर जाएंगे या टॉप 10 में आ जाएंगे, टॉप 100 में तो आ ही जाएंगे। तो आपका तो काम हो गया। तो एकदम ऐसा तो है नहीं कि आपको 9 नंबर सब में लाने हैं। तो इतनी मेहनत की तो जरूरत है ना, इतने मटेरियल की जरूरत है। तो आपका काम तो यही हो रहा है। लेकिन अगर वो एक दिशा वाला मटेरियल नहीं है, एक दिशा में आपको नहीं ले जाता, तो आप अगर मान लिया जाए 2 किलोमीटर पे आपकी मंजिल है, आपका लक्ष्य जो है केवल 2 किलोमीटर पे जिस मकान में आपको जाना है, और आपको दिशा नहीं पता, एड्रेस कंफर्म नहीं है, तो हो सकता है आप उससे केवल 10 मीटर 50 मीटर इधर हो और आप लौट के आ जाएं और फिर वहीं पहुंच जाएं, फिर नई दिशा पे, गलत दिशा पे चलें। शाम तक हो सकता है आप उस जगह पे ना पहुंच पाए, और वो था सामने। अगर सीधे सीधे चलते रहते, इसलिए गाइडेंस की जरूरत पड़ती है कि आप गाइडेंस में काम करते हो तो तत्काल हो जाता। इसीलिए कई बार सही समय पे पता पूछ लेने पर आप ज्यादा भटकते नहीं हो, नहीं तो बहुत भटकते रहते हो। सही आदमी मिल जाए बताने वाला, और सही जगह पर आप उसको पूछ लो जहां से मुड़ना था, वहीं से आपने तो वो कहेगा यहाँ से राइट ले लो, सीधे चले जाओ, वहां से एक लेफ्ट ले लेना, हो गया आपका। बहुत सिंपल हो जाता है। और कई बार हम बहुत गलत दिशा में आगे चले जाते हैं, बोले नहीं ये आप गलत आ गए, आपको बहुत पीछे जाना होगा, वहां से फिर वहां पूछ लेना। तो फिर पूछना तो आपको ही है। तो गाइडेंस का यही फर्क पड़ता है। हम जिस मटेरियल को लेके चल रहे हैं, जिस गाइडेंस को लेके चल रहे हैं, वो गाइडेंस आपको पहुंचाता है कि नहीं। वहां नहीं पहुंचाता है तो आप भटक रहे हो। मूवमेंट करते हुए दिखोगे आप, आपके साथ जो हैं उनको आप अगर ड्राइव कर रहे हो तो आप मेहनत करते हुए दिखोगे, और लगेगा ये कब से गाड़ी चला रहे हैं। उनको दया आ सकती है, वो आपसे पानी पूछ सकते हैं, चाय पूछ सकते हैं। उनको लग सकता है कि ये बहुत मेहनती हैं और बहुत लगे रहते हैं और अपने लगन के पक्के हैं, और हमको लेके कब से घूम रहे हैं। तो ये सब चीजें तो हो जाएगी, लेकिन असली में आप पहुंचते नहीं हो। तो हम स्टूडेंट्स में से अधिकांश यही हासिल करते रहते हैं, घर वालों की सिंपैथी, पहचान वालों की सिंपैथी, लगता है कि हाँ ये मेहनत कर रहे हैं, लेकिन असली में हम लोग नहीं पहुंचते हैं। जॉब नहीं मिलता, हम जो एग्जाम क्रॉस करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। तो उसका मैंने शॉर्टकट आपको बता दिया। अब ये कुछ लोग जो है इसी साल मानते हैं, कुछ लोग 2023 में मानेंगे, कुछ लोग 24 में मानेंगे। कई बच्चे 25 में आकर के हमको कहेंगे कि सर वो आपने 22 में बिल्कुल सही कहा था, मैंने जनवरी में सुना था, बात तो बिल्कुल सही थी, और उस समय समझ में नहीं आई थी। तो ये होता मेरे साथ 25 सालों से हो रहा है, और मैं इसका आदी हो चुका हूँ, और मुझे बिल्कुल वो बुरा नहीं लगता। अब मुझे थोड़ा सा बस यही है कि कई बच्चे आज ही जानना चाहते हैं, आज के दिन ही वो सब कुछ जानना चाहते हैं। जैसे आज आएंगे मिलने के लिए, या आप में से कोई तो सोचेंगे कि आज ये क्यों नहीं बता पा रहा, मुझे सारी चीजें क्लियर क्यों नहीं कर देता। तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं उसके, हजारों प्रश्न होते हैं उसके मन में, लेकिन वो फिर भी 10-12 प्रश्न पूछता है। मुझे लगता है कि आपको 1 या 2 महीने 3 महीने हमारे यूट्यूब के लगातार लेक्चर सुनो, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। सारे आपकी जिज्ञासाएं उसमें कहीं ना कहीं प्रश्नों के उत्तर के रूप में, आपके प्रश्न जो है उत्तर के रूप में मिल जाएंगे। उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। अभी पूछेंगे तो आप में एक हीन भावना भी आ सकती है कि मतलब हम कितने गधे थे या कैसे थे, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते थे। आप में से जो जिनको टाइम हो गया, आप लोगों को लगता होगा कि कोई मतलब नहीं था प्रश्न पूछने का उस समय में, लगता है ना पुराने लोगों को। हाँ, तो वो जो समय है, मैं चाहता हूँ कि वो आप बचाएं। बल्कि ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मार्केट में भटकाव बहुत ज्यादा है, और अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरी क्लासेस से तो फिर पछताएंगे, क्योंकि वो संभव नहीं है
कंपैरिजन हो ही नहीं सकता हमारा और उनका, क्योंकि वहां उनका उद्देश्य उलझाना, सुलझाना है ही नहीं। उलझा करके ही पैसा कमाया जा सकता है, ध्यान रखें। उलझाने से ही पैसा आएगा, सुलझाने से कभी नहीं आएगा। सुलझ जाएंगे तो आपकी जरूरत ही नहीं है, और हम तो चाहते हैं कि हमारी जरूरत ही नहीं। हाथ मान लो और भिड़ लो एग्जाम में, आपका काम हो जाएगा, जरूरत ही नहीं है। मिलने तक की जरूरत नहीं है, वापस प्रणाम करने की भी जरूरत, थैंक यू बोलने की भी जरूरत नहीं। हम तो ये चाहते ही नहीं कि आप लौट करके आओ, आप बन जाओ तो चले जाओ जॉब में, मिलने की भी जरूरत नहीं है आपको। हम तो चाहते ही नहीं, हम तो नए आदमियों से बात करना चाहते हैं, फिर नए लोगों से बात करना चाहते हैं। लेकिन जितने भी आते हैं वो खोजना चाहते हैं। तो आज भी दिन में जो भी कोई आए तो मिलने के लिए, तो वो ये सोचते हैं कि मतलब आज बता दिया जाए, आज सारी बात बता दी जाए। बहुत सारे प्रश्न आते हैं ये, तो फिर ये कैसे होगा? अच्छा, एनसीईआरटी को अभी नहीं करें और थोड़े दिन बाद करें तो क्या होगा? ऐसे ऐसे ही वो वहीं अटके पड़े रहते हैं, उससे आगे कैसेटी नहीं बढ़ती वो आगे। एनसीईआरटी का क्या करना है, मतलब उसको पहले कर लेना चाहिए, थोड़े दिन बाद करें, इधर करें या उधर करें। हमने कहा ये कहाँ से आ गई एनसीईआरटी, उसकी क्या जरूरत है? और अच्छा, वो फिर इसके सोर्स क्या होंगे, फिर ये पर्याप्त रहेगा, फिर उसमें ये अगर ऐसा है तो फिर ये, तो फिर ऑप्शनल में फिर दिक्कत आने लग जाएगी। फिर ऑप्शनल ऐसा क्यों ना ले लें जो जीएस में मदद कर। अब जब इतनी बातें जानते हो तो फिर कर ही लो ना भाई, कर लो उसको। फिर ऐसा ऑप्शनल क्यों लिया हुआ है जिसके लिए अलग से मेहनत करनी है और मेंस में बिल्कुल मदद नहीं करता, 1% भी फायदा नहीं करता। ऐसा तो कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता जो 1% फायदा ना करे, थोड़ा बहुत कुछ परसेंटेज में तो करता ही होगा, लेकिन फिर भी मेजर कहीं कोई फायदा नहीं मिलता उसका, तो क्या इसमें क्या करें? तो जब इतनी सारी दुविधा है तो फिर एक बार प्रोसेस में आओ तो सही। कई लोग पहले क्लियर कर लेना चाहते हैं, डायरी बना करके उसमें सारे डाउट क्लियर कर लेना चाहते हैं। अब उनको लग गया कि पहले नंबर से लेकर के 200 नंबर तक के जो प्रश्न है, पहला वाला टिक हो गया सॉल्व दूसरा वाला सॉल्व हो गया, अब ऐसे 200 के वो टिक कर देना चाहते हैं, और अब सोचते हैं कि अब मैं कल से बैठूंगा सुबह से। नहीं, परेशानियां आपकी टुकड़ों में सॉल्व होगी। आप तैयारी करना शुरू करोगे तब वो सॉल्व होती जाएगी। ऐसे नहीं होगा कि आप पहले सारे 200 प्रश्नों के उत्तर जान लेना चाहते हो और कोई व्यक्ति आपको संतुष्ट कर दे, और जब बिल्कुल ही क्लियर हो जाए तब आप पढ़ने के लिए बैठोगे और वही वाला मटेरियल लेके बैठोगे। ऐसा नहीं होता। हाँ, पर ट्रायल एंड एरर में भी समय बिताना वो बेकार, दोनों चीज गलत है। इस तरह से 200 बिंदुओं को आप बनाओ और टू द पॉइंट आप टिक करते जाओ, ये भी गलत है। और ट्रायल एंड एरर करके 2-3 साल बिता देना, ये भी गलत है। तो चेकलिस्ट बनाना बुरी चीज नहीं है कि आप चेकलिस्ट ना बनाओ, हम ये नहीं कह रहे चेकलिस्ट ना बनाओ, लेकिन उसमें भी टाइम वेस्ट होता है और उसमें तैयारी शुरू नहीं होती, और कई बार हम गलत दिशा में चले जाते हैं, इसलिए दिक्कत आती है। इसलिए बिगिनर, कई लोग बोलते हैं सर मेरी तो बिल्कुल शुरुआत है, अभी मुझे क्या कर लेना चाहिए? तो जितनी ज्यादा शुरुआत है उसमें बताने के लिए, बात करने के लिए बहुत कम है, ध्यान रखें। और जिसकी शुरुआत है वो सबसे ज्यादा बात करना चाहता है, और जो बिल्कुल पीक पे पहुंच गया, यानी इस साल उसका मेंस भी निकल जाएगा, वो आपसे मिलना ही नहीं चाहता, टाइम वेस्ट लगता है उसको सर से मिलना भी। मैंने बताया ना, मेरे कुछ स्टूडेंट थे जिनकी मैं मदद करने के लिए जाता था, टिफिन लेके जाता था, क्योंकि वो बाजार का खाते तो बीमार हो जाते, तो वो स्लिप लगा के रखते थे कि मुझे आज आपसे कुछ नहीं पूछना है और मिलना भी नहीं है आप केवल टिफिन रख के चले जाओ। जबकि मतलब कई लोग सोचते हैं ना कि थोड़ा मतलब शिष्टाचार के नाते ही सर आए हैं टिफिन लेके, तो कम से कम उनको शक्ल दिखा लें, नमस्कार कर लें, एग्जाम के दिन चल रहे हैं, मतलब आशीर्वाद मिल जाएगा, या यूं कई लोगों का इस प्रकार का भाव रहता है। लेकिन वो तो साफ साफ लिख देते हैं प्लेट, क्योंकि आप आओगे फिर अपनी बात होगी, फिर हम डाइवर्ट होंगे, हमारी तैयारी में बाधा पर, आपने सब कुछ बता दिया, हम वो पढ़ रहे हैं, एग्जाम में वही लिख के आएंगे, अभी किसी प्रकार के कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं है। आगे समझ, उस लेवल पे आदमी बातें नहीं करना चाहता। कई लोगों को लगता है कि उस लेवल पे सबसे ज्यादा वो, और जो शुरुआत में आता है वो सबसे ज्यादा बात करना चाहता है, क्योंकि उसको बिल्कुल ही ब्लैंक है। तो दोनों चीजें जो है वो गलत है। नहीं, उस समय में भी यदि आप गाइडेंस लोगे तो फायदा होगा, मैं कहता हूँ फायदा होगा उसको। उसका कारण ये कि आप वो वाली गलतियां नहीं करोगे। हमने कुछ चीजें बचा के रखी होती है ना, एग्जाम वाले दिन होते हैं, जैसे माँ बेटी से रोज बात करती है, लेकिन जब वो विदाई होती है ना शादी के बाद में, उस दिन की बात वो तो अलग होती है उसको सीख कहा जाता है, सीख कहा जाता है।
गांव में उसको सीख बोलते हैं। सीख मतलब सारी शिक्षा उसी दिन दी जाती है, और वो जो माहौल होता है और वो जो शादी के बाद वाला जो भाव होता है, और उस दिन जब वो बातें दिल से निकलती है वो जिंदगी भर काम की होती है। वो अलग प्रकार के निर्देश होते हैं। विदाई संदेश, वैलिडिक्टरी मैसेज जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ बेसिक चीजें जो है आप लोगों के समझ में आएगी। और मैं YouTube के माध्यम से अपना थोड़ा सरदर्द भी कम करना चाहता हूँ, क्योंकि इसको बहुत सारे लोग सुनते हैं, तो कम से कम मेरे पास फोन कॉल कम होंगे और मिलने भी कम लोग आएंगे। नहीं तो बहुत लोग मिलना चाहते हैं, बहुत लोग बात करना चाहते हैं, क्योंकि डाउट्स अब हर साल नए बच्चे आते हैं, अब मुझे तो हर साल झेलना पड़ता है। और फिर वो मान जाते हैं 6 महीने, साल भर बाद, 2 साल बाद तो वो खुद ही बोलते हैं सर वो सॉरी, वो उस समय में हम लोग समझते नहीं थे, लेकिन सब क्लियर हो गया है, कोई डाउट नहीं है बिल्कुल। ये तो बाद में तो आप सॉरी बोलो, लेकिन हमारा तो टाइम गया। खैर, तो ये वाली चीज तो यहाँ हम लोग स्टॉप करते हैं। आइए अब आपको मैं सब्जेक्ट में ले चलूं। उससे पहले कल जो मैंने आपको बताया था कि जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उस टाइप के, आज मैं एक और विजिट पे था, तो मैं ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर रहा उसको, लेकिन वहां मुझे कुछ चीजें मिली पढ़ने को, कुछ चीजें देखने को मिली हैं। मैं देख रहा था कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या अभी 12th में हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएशन में हैं और आगे जाकर के सिविल सर्विसेज की परीक्षा देंगे, ऐसे बच्चे द हिंदू भी पढ़ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ रहे हैं, साइंटिफिक अमेरिकन भी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स मैगजीन भी देखते हैं, मिंट अखबार भी देखते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी मटेरियल देखते हैं। और वो जो मटेरियल है उसका नेचर बड़ा यूनिवर्सल है। वो मोदी के अगेंस्ट भी जाता है, बीजेपी के अगेंस्ट भी जाता है, आरएसएस के अगेंस्ट भी जाता है। यूनिवर्सल चीजें सारी अथॉरिटेरियन रिजिम के अगेंस्ट जाती है, चाहे वो शी जिनपिंग हो, चाहे वो ट्रंप थे। अभी तो बाइडेन का भी थोड़ा निगेटिव ही जा रहा है, लेकिन इनके अगेंस्ट ही जाती है। क्योंकि एक तो क्या है कि यूएस की चीजों को ज्यादा पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है ज्ञान के मामले में। यूएस को ज्ञान का क्षेत्र माना जाता है, ज्ञान का केंद्र माना जाता है। अभी भारत को ज्ञान का केंद्र नहीं माना जाता, जबकि हमारे यहाँ के ज्ञानी लोग वहां पहुंचे और उन्होंने यूएस को बहुत कुछ दिया। लेकिन हमारे यहाँ के ज्ञानी लोगों में और यूएस के ज्ञानी लोगों के तैयार होने में, दोनों में अंतर है। मैं पहले थोड़ा सा वो डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि आज का अनुभव है मेरा, तो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ। यूएस के साथ ये है कि यूएस में जो फैमिली सिस्टम है और वो एजुकेशन वाला और वो जो चीज है, उसमें अधिकांश लोग जो है अपना सेल्फ जॉब करते हुए और ये करते हुए अपना एजुकेशन भी लेते हैं। भारत में जो है पेरेंट्स कोचिंग कराते हैं और पेरेंट्स ही उनको पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाते हैं, और नौकरी नहीं लगने तक, नौकरी लगने के बाद में भी तो उनको पैसा देते हैं और सब करते हैं। ऐसा थोड़ा सा यूएस में कम है वहां पे भी फैमिली सिस्टम, वहां पे भी है, वहां पे भी पेरेंट्स ख्याल रखते हैं बच्चों का, सब है। लेकिन फिर भी भारत में पेरेंट्स की मेहनत बहुत होती है, बहुत ज्यादा मेहनत होती है। और हम यहाँ जैसे कि घर में 2-3 नौकर काम कर रहे हैं, ड्राइवर भी लगा हुआ है, और घर वहां पर एक तो नौकर मिलते नहीं इतनी आसानी से, मिडिल क्लास लोगों को तो नौकर बिल्कुल भी नहीं मिलते, अपर मिडिल को भी नहीं मिलते, बहुत महंगे होते हैं नौकर लगाना, और ये सब ड्राइवर मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत महंगा होता है। तो ये सब काम पिताजी भी खुद कर रहे हैं, माँ भी खुद कर रही है, बच्चा भी खुद कर रहा है, हेल्पर भी ज्यादा नहीं है, खुद जॉब भी करना है कई बार, फिर ऐसे में कंपटीशन एग्जाम भी निकालना है, पढ़ाई भी करनी है, तो क्वालिटी जो है वो घट जाती है। हमारे यहाँ पे चूंकि फैमिली सिस्टम है और सपोर्ट करते हैं और सब लोग उसमें लग जाते हैं, और नौकर भी रख लिए और ये भी हो गया और ड्राइवर भी हो गया, अब उसको पढ़ने का टाइम भी ज्यादा मिल गया, उसके ऊपर खर्चा भी बहुत कर दिया, इसलिए वो क्रीम के रूप में निकल जाता है। फिर यही लोग आईआईटी में जाते हैं, यहाँ जाकर के कंपटीशन बढ़ाते हैं, तो फिर उसका जो टॉपर होता है आईआईटी का, वो जाकर के जब यूएस में जाता है तो वो यूएस को सर्व करने लगता है, तो वो आपने देखा बहुत क्वालिटी लेके आ जाता है। पर वो बना कैसे, इसमें हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। खैर, ये तो एक अलग बात हो गई जो मैंने बताया कि मेरिट जो है वो, या यूं कहें कि प्रतिभाएं जो हमारी गई, टैलेंट जो है हमारा, जो हम वेल्थ ड्रेन या टैलेंट का जो ब्रेन ड्रेन बोलते थे ना, वो ब्रेन ड्रेन जो है, कई लोग बोलते हैं ब्रेन गेन है, क्योंकि लौट के रेमिटेंसेस के रूप में आता है, या कई तरह की चीजें, वो एक अलग डिबेट है। मैं यहाँ ये चर्चा करना चाह रहा था कि यूएस का, मैंने आपको पहले भी बताया, एक स्वतंत्र चिंतन है, फ्री थॉट वाला, वहां का थॉट प्रोसेस अलग टाइप का है। ज्ञान का इंपॉर्टेंस,
नॉलेज का बहुत इंपॉर्टेंस। तो वहां की सारी संस्थाएं, मैगजीन्स खुले तौर पर स्वतंत्रता का उपयोग करती है, फ्रीडम का उपयोग करती है, और फ्रीडम का जबरदस्त उपयोग करती है। वो अपने नेताओं को भी नहीं छोड़ते। कई बार हमको लगता है कि ये जो साइंटिफिक अमेरिकन है, इकोनॉमिस्ट है, या इकोनॉमिस्ट तो यूरोप का है, लेकिन यूएस के जितने भी वॉल स्ट्रीट, अभी न्यूयॉर्क टाइम्स ने पेगासस वाला वो जो कर दिया, तो ये जितने भी लोग हैं ये हमारे एंटी हिंदू हैं, एंटी नेशनल हैं, या एंटी मतलब बीजेपी है, एंटी आरएसएस हैं, और ये एक नेटवर्क है जो हमको बदनाम करने के लिए काम कर रहा है। ये सब हमारी भ्रांति है। वो पूरी दुनिया को क्रिटिसाइज करते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं, और भारत के लोगों को करते हैं तो अपने देश के लोगों को भी करते हैं। वो ट्रंप को भी नहीं छोड़ते थे, अभी बाइडेन को नहीं छोड़ते। कोई फर्क नहीं पड़ता उनके लिए कि सत्ता में कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो निष्पक्ष पत्रकारिता जिसको कहते हैं ना, निष्पक्ष ज्ञान का गजब प्रवाह है। अमेरिका की यही विशेषता है कि वहां हर आदमी को आगे बढ़ने का इसलिए मौका मिलता है, खास करके टैलेंटेड आदमी को, उसको कोई रोक ही नहीं पाता। कोई साजिश के तहत रोकना चाहे कि इस आदमी को मैं साजिश के तहत रोक लूं क्योंकि ये इंडियन है, इमिग्रेंट है, और इमिग्रेंट यहाँ आएंगे तो हमारे अधिकारों को खा जाएंगे, वो नहीं रोक पाएगा। इसीलिए तो आप देखो टॉप सीईओ बनने में टाइम नहीं लगता इंडियन को, नहीं तो बोलता है इतनी बड़ी बड़ी जो हमारी बिग टेक है इसमें इंडियन क्यों संभालेंगे, कोई अमेरिकन संभालेगा, उसका डिसीजन मेकिंग उसके हाथों में होगा। नहीं, वो ज्ञान का अथाह प्रवाह है। तो उसका जो है दो तीन तरह की चीजें, एक तो मैं बार बार साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता हूँ, एक चीज है यूनिवर्सल वाली। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है, वाकई में यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? तो साइंस यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्योंकि साइंस के हिसाब से जो चीजें होंगी वो बिल्कुल सही होंगी। अब आप बकवास करोगे, वो बकवास यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं बन पाएगी, तो काम ही नहीं करती, वो गिर जाती है। इसलिए अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि बहुत ट्रेडिशनल परिवार है, बीजेपी का परिवार है, आरएसएस का परिवार है, और उनका बच्चा जो है जिस चीज को पढ़ रहा है, देखा जाए तो वो एंटी नेशनल चीज पढ़ रहा है इनके हिसाब से। तो ये बात तो रविश कुमार बोलता है, ये बात तो फिर जेएनयू में चलती है, ये बात दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसमें होगी, वहां की जो अलग अलग कॉलेज में बड़े बड़े फैकल्टी हैं जो बदनाम है कि ये मतलब मोदी विरोधी हैं कहे जाते हैं, वो वैसा हो जाएगा। ऐसी चीज हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, कई बार तो हमारे अंदर ही ऐसा लगने लगता है कि इसके अंदर कुछ न कुछ सरकार विरोधी तत्व, हमको कोई लेना देना नहीं सरकार वरकार से, कोई भी सरकार रहे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, हम परवाही नहीं करते उस चीज की। हम लोग ब्लंटली जो बोलते हैं उसका कारण ये है कि वो वहां का सार होता है, इसलिए आर्टिकल जब भी लिखे जाएंगे वो रैशनैलिटी के आधार पर लिखे जाएंगे, तो उसमें रैशनैलिटी हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, यूनिवर्सल ट्रुथ को लिए हुए हो वो चीज। इसलिए फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है और वो ह्यूमन राइट्स है वो उसको टच करते हुए होता है, मानवता को टच करते हुए होता है। तब ये जो धर्म वाली बात होती है, ये सब चीजें, पर दो चीजें यहाँ मैं पर्सनली थोड़ा सा मैं देखता हूं कि ये जो धर्म विशेष की जब बात आती है या आतंक की बात आती है, तो मैं देखता हूं कि अधिकांश जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें 95% या 90% तो हिंदू हैं भारत में भी, जो बहुत ही ऊंची शिक्षा प्राप्त करते हैं और इन सब चीजों को पढ़ते हैं। फिर कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, या आतंकवाद बहुत बुरा है और मनुष्य बुरा होता है, वाकई में धर्म बुरा नहीं होता, ये सब बातें तो पढ़ते हैं, ये मैगजीन्स भी पढ़ाती हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ाते हैं। पर ये फिर हिंदू जो कम आतंकवादी है यूं कहें, या आतंकवाद में कम जाता है, वही पढ़ रहा होता है ना उस चीज को, फिर मुसलमान नहीं पढ़ रहा होता उसको। प्रॉपर ये दिक्कत है, जहां आप अच्छी बात भी बता रहे हैं उसको फिर वो व्यक्ति नहीं पढ़ रहा। कौन व्यक्ति नहीं पढ़ रहा? जिसे पढ़ना चाहिए ताकि वहां पर वो चीजें कम हो, वो फिर पढ़ भी नहीं रहा उसको। तो इसलिए वो उद्देश्य थोड़ा सा यूनिवर्सल ट्रूथ वाला वो काम नहीं करता। तो कई लोग बोलते हैं जब ये नहीं पढ़ रहे तो फिर हम क्यों पढ़े, तो फिर दोनों ही पागल हो जाओगे तो फिर क्या होगा। तो फिर बात समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मेरा कहना यह है कि भारत के जितने भी लोग हैं उन सबको शिक्षा के तौर पर एक प्रगतिवादी सोच रखनी चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए, सबको इसी प्रकार का साहित्य पढ़ना चाहिए, यही न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, लेकिन सबको पढ़ना चाहिए। सब पढ़ेंगे तो फिर उधर कमी आएगी। आज जो ब्लेम आता है और कहा जाता है कि मुसलमान आतंकवाद में बहुत ज्यादा लिप्त रहते हैं, तो वो फिर कम हो जाएगा, उस पर मदरसे का असर कम हो जाएगा। अभी आप इधर भी गुरुकुलों में डाल दो सबको और ये वाली शिक्षा बंद कर दो साइंटिफिक टेम्परामेंट वाली, और सबको कट्टरता सिखा दो और तलवार भाला पुराने जमाने के फरसे वर्षे सब निकाल लो
और यही प्रैक्टिस कराने लग जाओ, और ऐसे ही मंत्र श्लोक और ये सब वो काफिर बोलते हैं, आप भी बोलते हो मलेच्छ हैं और ये है, और संस्कृति में हमारे ये हो रहा है फलाना, तो खून खराब अभी शुरू हो जाएगा, अभी इधर निकल आएंगे। लेकिन यहाँ पे ये वर्ग जाग गया है, आर्थिक रूप से संपन्न हो गया है, शहरों में रहने लगा है, और इन्होंने दकियानुसीपन छोड़ करके ओपन माइंडेड हुए हैं और सकारात्मक शिक्षा की तरफ आगे बढ़ा है। तो वो पंडित वाली वो शिक्षा लेते नहीं, मंदिरों में गुरुकुलों में जाते नहीं है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, कॉन्वेंट जो स्कूल्स हैं वो ईसाइयों के हैं, लेकिन वो पढ़ने में गुरेज नहीं करते, इंग्लिश मीडियम से गुरेज नहीं करते, अमेरिका की मैगजीन्स पढ़ने पे गुरेज नहीं करते, अमेरिका का जो कल्चर है, जो ओपन वाला कल्चर है, स्वतंत्र चिंतन है, उसको एक्सेप्ट किए हुए हैं। तो वो आपको प्रगतिशीलता दिखाई पड़ती है, तो वो आप देखो कि वो कहाँ पहुंच गए, वो टॉप सीईओ बन गए और बिग टेक चला रहे हैं और दुनिया में सबसे ऊपर पहुंच गए। तो ये स्थिति मुसलमानों के साथ क्यों नहीं हुई? इसलिए पाकिस्तान ने अभी कहा था कि हमको सुषमा स्वराज की वो बात याद आती कि हम लोगों ने जो है दुनिया को सीईओ दिए हैं, ये दिए हैं, वैज्ञानिक दिए हैं, इतना आविष्कार दिया है, और मुसलमानों ने आतंकवादी दिए हैं। तो पाकिस्तान ने क्या दिए हैं? देखा जाए तो आतंकवादी दिए हैं। पाकिस्तान में अधिकांश मदरसों में आतंकवाद तैयार होता है, एक तरह का तालिबान तैयार होता है, तालिबान तो वहीं की उपज थी। तो ये जो है, इसका अर्थ समझ गए आप लोग? दरअसल मैं यहाँ ये बता रहा हूँ कि बेसिक उस नॉलेज में खराबी नहीं। आप ये नहीं कहोगे कि चूंकि ये नहीं पढ़ रहे इसलिए हम भी नहीं पढ़े। आपका तो विकास ही इसीलिए हुआ और आपको अच्छा बोला ही इसीलिए जा रहा है क्योंकि आप पढ़ते हो। अब उसी को दोष देना कि ये तो एंटी नेशनल है, ये तो एंटी बीजेपी है, इसको बंद करो, ये मैगजीन कोई नहीं पढ़ेगा, इस चैनल को बंद करो, ये बहुत विरोधी बोलता है। अरे ये ही तो आपको इस लायक बनाता है कि आप लाइन में बिल्कुल अलग जाकर के खड़े हुए हो, आपकी इज्जत हो रही है, पूरी दुनिया आपकी तारीफ कर रही है कि आपके जैसे लोग देखो हमारा अमेरिका का संचालन कर रहे हैं, देखो इंडिया का टैलेंट आकर के हमारे यहाँ संचालन कर रहा है। अब आप इस संचालन में देखो कि भारत में 18% मुसलमान है, और मान लीजिए 100 आप क्रीम निकाल के बताओ अमेरिका में जो काम कर रहे हैं, तो क्या 100 लोगों को आप निकालोगे उसमें से 18 मुसलमान हैं क्या? नहीं है ना, 2 या 4 होंगे। वहां पर कमी क्यों आ गई? जब यहाँ 18% मुस्लिम है तो 18% वहां पर भी होने चाहिए थे जो अमेरिका में संचालन कर रहे हैं। ये दिक्कत है। दिक्कत यहाँ है कि वो जो वर्ग है जिसे दोषी माना जा रहा है, वो वर्ग इधर आने को तैयार नहीं है, अपनी परंपरागत पढ़ाई को छोड़ने को तैयार नहीं है। और वो पढ़ाई उनको उतना, जबकि सर सैयद अहमद खान उस समय में बनाते ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तब उसका उद्देश्य यही था, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा। अलीगढ़ आंदोलन ही यही था, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा जब तक मुसलमान हासिल नहीं करेंगे वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन कट्टरवादी और परंपरागत मुसलमानों ने, रूढ़िवादी मुसलमानों ने उसको वो करने नहीं दिया। देवबंद आंदोलन तक ने उसका विरोध किया था। हालांकि कुछ अच्छे लोग भी निकले, मौलाना जो है अबुल कलाम आजाद हैं, मौलाना आजाद हैं, ऐसे बहुत सारे लोग, अच्छे लोग भी निकले, अच्छे राष्ट्रवादी लोग भी निकले। लेकिन और यहाँ जब हिंदुत्व वाले जो बात करते हैं या राष्ट्रवाद की बात करके जब आरएसएस और बीजेपी आते हैं तो वो थोड़ा सा ज्यादा कट्टर हो जाते हैं और धार्मिक कट्टरता को इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। और जो मानवतावादी बात कर रहा है, सार्वभौमवाद की बात कर रहा है, यूनिवर्सल बात कर रहा है, सेक्युलर बात कर रहा है और दुनिया के उन मैसेजेस को बता रहा है जो यूएस में चल रहे हैं, उसको आप बता रहे हो कि ये बड़े बायस्ड हैं, आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, आप हमारे खिलाफ हो, वो फिर गलती, दोनों तरफ से गलती हो रही है। मैंने कहा ना, एक्सट्रीमिज्म जो है वो ओपन नहीं होने देता। तो आज का मेरा ये अनुभव था कि मैं बहुत सारे ऐसे परिवारों को जानता हूं जिन परिवारों के बच्चों को मैंने देखा, खास करके आज, जो बहुत कट्टर परिवार है और उनके बच्चे जो है बहुत लिबरल विचार पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा ये होगा क्या, ये तो गृह युद्ध में बदलेगा क्योंकि आगे जाकर के ये जो बच्चे हैं, ये जिन चीजों को पढ़ रहे हैं, जो किताबें इशू करा रहे हैं, जिन चीजों को वो देख रहे हैं, जिन क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से मेरे से वो प्रश्न पूछ रहे हैं, मेरे से डिस्कस हो रहा है, मुझे लगता है कि इनके माता पिता तो बिल्कुल उलट हैं। और अगर वो जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि वो राजनीति कर रहे हैं, यानी निजी जीवन में अपने बच्चों को उस तरह नहीं देखना चाहते, लेकिन जनता में से ऐसे युवा आ गया है और उन्हीं की तरह हो, लेकिन वो अपने बच्चों की तरह उन युवाओं को नहीं बनाना चाहते क्योंकि उनकी राजनीति नहीं चमकती। तो ये एक मैंने कंट्रोवर्सी जो है, कॉन्ट्राडिक्शन देखा, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। ये आपके भी काम का है, तो इसलिए ध्यान रखिए, आपके मन में भी कोई हुआ पो है तो इस प्रकार का, तो आप इस चीज समझ लीजिएगा कि आपकी आइडियोलॉजी जो राजनीतिक आप फेवर कर रहे हो वो आपको बनने नहीं देगी, और बनने के लिए आपको लिबरल होना पड़ेगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ऐसा है।
और प्रश्न आज भी वैसे ही आते हैं, प्रश्न सारे ऐसे हैं। बल्कि आपने तो ऐसे और क्वेश्चंस को देखा तो ज्यादा फिलोसॉफिकल और इस तरह की चीजें। और एंशिएंट इंडिया में जाएंगे तो वहां पर जो उपनिषद हैं और जो फिलोसॉफी है, जो सांख्य दर्शन और ये सब पढ़ोगे तो बिल्कुल मिक्स हो जाती है। यहाँ तक कि ग्रीक रोमन के साथ भी मिक्स हो जाती है। और इंग्लिश और पूरे जिसको ओरिएंटलिज्म हम लोग कहते हैं वो पूरा वेस्टर्न फिलोसॉफी के साथ मिक्स हो जाता है। कई लोग आरोप लगाते हैं इन्होंने कॉपी किया, वो बोलते नहीं इन्होंने हमारा कॉपी किया, जो भी हुआ हो, लेकिन दोनों मिक्स हो जाता है। तो फिर ये जो आप नॉलेज लेके आए हो, ये मनुस्मृति से निकलता है, ये आडंबरवाद से निकलता है, ये पंडों और पुजारियों और पंडितों के स्वार्थ से निकलता है। इसी को कुछ लोग ब्राह्मणवाद नाम देते हैं, जिसका ज्योतिबा फुले और तमाम लोग विरोध करते हैं। वहीं से सती प्रथा निकली थी, वहीं से मुसलमान जो दलित है उनका उत्पीड़न और जातिवाद निकला था, और वहीं से महिलाओं की दुर्गति भी होना शुरू हुई थी समाज में। ठीक है, तो अब आपको कुछ प्रश्न निकालने में आसानी होगी। कौन सी? 2-3 तरह की चीजें। समस्याएं कहां से उत्पन्न हुई, एक वो पॉइंट्स जहां से समस्याएं अराइज होती हैं। जितनी भी प्रॉब्लम्स आप देखते हो या रिफॉर्म्स देखते हो, सुधार देखते हो, तो समस्याएं सबसे पहले जन्म कहां ले रही हैं, किन जगहों पर वो समस्या का रूप धारण कर रहे हैं। एक तो वो प्रश्न होता है। फिर वो समस्या विकराल कैसे होती गई, तो कुछ टर्निंग पॉइंट्स होंगे जिनमें वो विकराल होती गई। बाद में उस समस्या को हटाया कैसे गया, उसका हल कैसे निकाला गया, उसको हम सुधार कहते हैं, रिफॉर्म कहते हैं। वो किसने किया था, अब आप समझ जाइए मैं कहाँ इशारा कर रहा हूं। वही इसलिए राजा राम मोहन राय पूछता ही पूछता है, हमेशा आता है प्रश्न राजा राम मोहन राय। सती प्रथा जैसे समझा, महिलाओं की स्थिति, ज्योतिबा फुले इसलिए प्रश्न आता है, यही प्रश्न अम्बेडकर के ऊपर आता है, यही चीज गांधी पे लागू होती है। ठीक है ना, यही चीज है। तो ये आपको करना है। अब आप जब इसमें आओगे नागरिकता और मौलिक अधिकारों में, तब आप देखोगे कि मौलिक अधिकार बड़े पॉजिटिव टाइप के हैं और कुछ चीजों में वो मनाही करते हैं। ठीक है, कई जगहों पर वो मनाही करते हैं और कई जगह पॉजिटिव है कि यानी ऐसा करना चाहिए, और दूसरी तरफ है कि ऐसा कोई नहीं करेगा, इसका उल्लंघन नहीं करेगा, ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेगा। तो मना भी करते हैं और करने की बात भी करते हैं कि यानी आपको समानता का व्यवहार करना चाहिए। वो ये नहीं बोलते कि समानता का व्यवहार नहीं करोगे, ऐसा नहीं बोलते, समानता का व्यवहार करना चाहिए। तो सारे मौलिक अधिकारों में एक चीज आप देखोगे कि कहीं न कहीं एक बड़ी बात है कि वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ अनुपस्थित है, इसलिए कहा जा रहा है। कोई चीज गायब है, मिस है, वहां से एब्सेंट है। यानी कि समानता का व्यवहार नहीं किया जा रहा, इसलिए समानता का अधिकार है। ध्यान रखिए, अधिकार जबरदस्ती नहीं बनाया गया, अधिकार किसी के अगेंस्ट है, पहले से जो चीज मौजूद है उसके अगेंस्ट है। छुआछूत हो रही है इसलिए अस्पृश्यता का अंत है। अंत किसका करेंगे? अस्पृश्यता का। इसका मतलब अस्पृश्यता है तभी तो अंत होगा ना। तो अस्पृश्यता है तो आपको है वाली स्थिति को बहुत अच्छे से मजबूती से पढ़ना पड़ेगा पहले, वो इतिहास में जाकर के होगा। इसलिए वहां से प्रश्न आते हैं कई बार वहां से। तो पूरे मौलिक अधिकारों में जब प्रश्न आते हैं तो हम लोग समझ नहीं पाते। उपाधियों का अंत, इसका मतलब लोग उपाधि देते थे, खूब सारी उपाधियां बांटते थे और देते थे। और उपाधि लगाने से क्या दिक्कत है? उपाधि लगाने से दूसरे लोगों को नीचा दिखाया जाता था, इसीलिए तो अंत किया गया। अच्छी चीज होती तो जारी रखते। जिसको उपाधि लगा दी जाती थी वो अपने आप को बहुत ऊपर समझता था। अभी भी आईएएस उपाधि तो नहीं लगाते, लेकिन अपने नाम के आगे लगाते हैं सफिक्स प्रीफिक्स, दोनों ही उपाधियां होती हैं। तो प्रीफिक्स तो नहीं लगता आईएएस का, लेकिन सफिक्स तो लगाते ना नीचे। अब देखो बहुत कम डिफरेंस होता है सिलेक्शन होने वाले में और नहीं होने वाले में। जो सिलेक्ट हो जाता है इंटरव्यू में और जो इंटरव्यू से बाहर हो जाता है उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। संयोग की बात है, कोइंसिडेंस। और इतने सारे लोगों में, लाखों लोगों में से आप निकल करके आए तो आप ही सबसे ब्रिलियंट व्यक्ति हो, ऐसा भी नहीं है। उस दिन आपका दिन था, आपसे ठीक ठीक प्रश्न पूछ लिए गए, आपने बता दिया, इसलिए आप अंदर हो। लेकिन वो उसको असंभव से उपाधि बना लेते हैं और उसको एंजॉय करना चाहते हैं और सोचते हैं कि हमें ये हक मिला है कि हम समाज को लूट खाएं और सारा पैसा हमारे पास आ जाए।
सारी संपत्ति, हमारे बच्चे को सारे विशेषाधिकार प्राप्त हों, वो विशेष स्कूल में पढ़े, उसको विशेष दर्जा दिया जाए, उसका सिलेक्शन सब जगह हो जाए, वो किसी कंपटीशन में बैठे तो सबसे पहला नंबर उसका आए, वो किसी प्रोग्राम में भाग ले तो उसको फर्स्ट घोषित किया जाए, अगर वो रेस में दौड़ रहा है तो उसको प्रथम स्थान हासिल हो। ऐसी बहुत सारी इच्छाएं जागृत कर लेता है आदमी। और भारत जैसे देश में इतनी अपेक्षाओं के साथ वो आईएएस जीने लगता है, आईपीएस जीने लगता है। तो ये एक अलग टाइप की बीमारी, इसीलिए उपाधियों का अंत जैसी चीजें। अब ये तो आईएएस तो कंपटीशन एग्जाम से अभी भी होने लगा, आजादी के पहले भी होता था, लेकिन आजादी के बाद हमने सारी डेमोक्रेसी के अंदर उसको इंपॉर्टेंस योग्यता के आधार पर देना शुरू किया था कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, समझदार हो, और आप आखिर किसी जिले का प्रशासन चलाते हो, इसलिए आप विशेष आदमी हो। लेकिन अपेक्षाएं कितनी हो गई समाज से, और हेकड़ी कितनी हो गई, और कितना अहंकार है, भयंकर अहंकार भरा हुआ है उनके अंदर। तो इतना अहंकार कहां से आ गया? कई लोग बोलते हैं आखिर उसने मेहनत की है, आखिर उसने परीक्षा निकाली है, तो मतलब सब कुछ हो गया क्या? उसके बाद आप मतलब उसके बाद कुछ नहीं, कोई सारे स्ट्रगल खत्म हो गए आपके और आपके बच्चों के, और इतने विशेषाधिकार आपके पास आ गए। जबकि जो नहीं बन पाया वो भी कोई कम थोड़ी था। और कई बच्चे लायक हैं लेकिन वो परीक्षा ही नहीं देते। मैंने बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे देखे हैं जो बोलते हैं कि हमको इच्छा नहीं है, हम यूपीएससी देना ही नहीं चाहते, हमको सिविल सर्विसेज में जाना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं जाना, हमारी इच्छा ही नहीं है। फिर तो आपने अपने आप को सबसे इंटेलिजेंट कैसे मान लिया? हो सकता है आपसे हजारों अच्छे लोग थे उस साल जिन्होंने एग्जाम में पार्टिसिपेट ही नहीं किया क्योंकि वो उसमें आने नहीं चाहते, ढेरों अच्छे लोग थे। लेकिन आप अपने आप को क्रीम माने बैठे हैं और सबसे ऊपर माने बैठे हैं, और इसीलिए आपको लगता है कि आपको सारे अधिकार है। इससे आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं जो बात कर रहा हूँ, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उपाधियों का अंत, बाकी सब अस्पृश्य हो जाते ना, उसके लिए मिलता ही नहीं है ना, किसी से वो मिलता ही नहीं है। आपकी हिम्मत है अपने जिले के डीएम से जाके आप हाथ बढ़ा दो और हाथ मिला लेगा? आपको विश्वास है कि आप हाथ बढ़ाओगे तो हाथ मिलाएगा? अभी तो खैर कोविड में वैसे भी नहीं मिलाते, लेकिन नमस्कार करते हैं, लेकिन वैसे भी जब कोविड नहीं था तब किसी की हिम्मत थी या कॉन्फिडेंस? हो सकता कोई मिला लेता हो, बात अलग है, लेकिन सामान्यतः हमारी हिम्मत होती है क्या कि हम हाथ बढ़ाएंगे तो वो भी हाथ मिलाएगा? हो सकता है वो मना करते हाथ मिलाने से, अपना हाथ पीछे खींच ले तो इंसल्ट हो जाएगी, तो आपकी भी हिम्मत नहीं होती। तो ये अस्पृश्यता नहीं है तो और क्या है? ये भी एक अस्पृश्यता। अब बराबर का बिहेवियर क्यों नहीं करते? सबके साथ एक जैसा क्यों नहीं करते? तो एथिक्स का पेपर नहीं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात कर रहा हूं। इसका मतलब वो चीजें मौजूद नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए स्वतंत्रता का अधिकार है। जब तक हम नहीं वाला नहीं समझेंगे ना, तब तक उस अधिकार का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि इनके घर से एक बच्ची स्कूल जाती है, इस बार 12वीं किया उसने, इसका मतलब विशेष बात क्या है? मतलब जा नहीं सकती क्या? अगर कोई बहुत जोर शोर से ये बात बता रहा है, इसका मतलब कौन सी बड़ी बात है? उसके घर में स्कूल जाने से मनाही है, और खास करके बड़ी क्लासेस में तो पढ़ाने के लिए भेजा ही नहीं जाता। बड़ी होने के बाद तो उसको स्कूल भेजा ही नहीं जाता, उसके घर वाले मना कर देते हैं। तो इसका मतलब पहली लड़की है जो 12वीं पास हुई है और अब कॉलेज जाएगी, इसका मतलब कॉलेज जाना तो बहुत ही दुर्लभ चीज है। तो उसके पीछे क्या आएगा? मनाही, टेबू है, रोका जा रहा है। तो मौलिक अधिकारों को समझने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले उसके नकारात्मक पक्ष जो है उनको देखो। मनाही कहां कहां की गई है और वो कब से की जा रही है, उसका मूल क्या है? इसलिए आप देखोगे यूपीएससी में हमेशा पैट्रियार्की से एक क्वेश्चन आता है, पितृसत्तात्मक समाज से हमेशा एक पैट्रियार्कल सोसाइटी या पैट्रियार्क, हमेशा एक प्रश्न आता है। क्यों आता है? क्योंकि सोसाइटी तो सिलेबस में है, एमपीपीएससी ने तो अलग से सिलेबस में डाला है। तो हमारी सोसाइटी में अब मैं अभी ये जो बात करने लगा हूं ना, फिर इसमें आपको कुछ पार्टी और फिर संगठन और वो सब नजर आएंगे, फिर लगेगा कि ये इनके खिलाफ बात हो रही। फिर वही मैं आपको यूनिवर्सल साइंटिफिक टेम्परामेंट, मानवाधिकार उधर ले जा रहा हूँ, यूएस के टाइप से सोचने वाली बात बता रहा हूँ। वो वहीं से आया क्योंकि हमने मौलिक अधिकार कहां से लिया? यूनाइटेड स्टेट से लिया। तो एक एक मौलिक अधिकार को पढ़ते जाओ, इसलिए संसद को ताकतवर बनाया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया है, रीट्स की व्यवस्था दी है, क्योंकि उनको मालूम है कि पार्लियामेंट भी कई बार जो है वो दिक्कत पैदा करेगी। हो सकता है एग्जीक्यूटिव जो है वो उस काम को करने से मना कर दें। तो पहले निगेटिव
निगेटिव चीजें। यहां एक पार्ट आता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस बाय लॉ। तो दो वाला मैंने पिछले बार भी लेक्चर में फंडामेंटल राइट्स जब बताया था, पिछला आप पॉलिटी वाला लेक्चर देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा। आज मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की जब बात आती है तो पहले जो हमारे यहाँ मेनका गांधी केस से पहले वाली जो स्थिति थी 1978 से पहले, उसके तहत उन्होंने वो मात्र इतना देखते हैं कि ये जो कानून इस्तेमाल किया जा रहा है ये पूरा प्रोसीजर फॉलो किया गया है कि नहीं। यानी एक तो कानून जो लागू कर रहा है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है या नहीं, कानून कानून भी है कि नहीं, सबसे पहले तो ये। तो कानून कानून है ये देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये पार्लियामेंट में पास हुआ है कि नहीं, यानी प्रोसीजर पूरा फॉलो किया गया कि नहीं। लोकसभा में राज्यसभा में दोनों जगह वाचन हुआ, बकायदा उस पर वोटिंग हुई, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया, यानी दोनों सदनों से पास और राष्ट्रपति के सिग्नेचर, मतलब प्रोसीजर पूरी तरह से फॉलो किया गया। फिर जो अथॉरिटी उसको यूज कर रही है वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, उसको अधिकार है कि नहीं है, वो सक्षम अधिकारी है कि नहीं। और सक्षम अधिकारी ने क्या, सक्षम अधिकारी जब कर रहा है तो उसने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया है कि नहीं, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और वो सारा सीपीसी सीआरपीसी ये सब किया गया है। तो इसका मतलब है जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक हो रहा है, कोर्ट उस पर फैसला देगा। और दूसरा है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ, ये जो है ये बिल्कुल अलग चीज है। यहां उसकी युक्ति संगतता देखी जाती है कि ये जो फैसला दिया जा रहा है वाकई में जस्टिस करता है कि नहीं करता। या जस्टिस, यहां उद्देश्य जस्टिस है। प्रोसीजर तो अपनी जगह है, प्रोसीजर आपने फॉलो किया, अथॉरिटी ठीक थी, लेकिन वाकई में जस्टिस हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ये कहां से लिया गया, अमेरिका से, यूएस से लिया गया। तो इसको पकड़ के चलेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो अभी मैं जितनी भी बात कर रहा था उसमें जस्टिस की बात थी, तो इसलिए निगेटिव चीजों को पकड़ेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि मनाही कहां कहां पे की गई है, रोका कहां कहां गया। इसलिए अस्पृश्यता के अंत के बहुत व्यापक अर्थ निकलते हैं। आर्टिकल 17 सबसे छोटा लगता होगा आपको जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, और वो एकदम खत्म हो जाता है कि इसके में ना किसी भी आधार पर छुआछूत से मना किया गया। तो बहुत आसान लगता है, खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी व्यापकता बहुत है, उसका एरिया भी बहुत ज्यादा है। कहां कहां पर मनाही की जाती है, किस किस तरह से मनाही की जाती है। तो ये बार बार आता है कि महिला होने के नाते भी अस्पृश्यता रखी जाती है, क्षेत्र के आधार पर भी अस्पृश्यता हो सकती है, भाषा के आधार पर भी हो सकती है। गांधी के साथ हुई थी तो गांधी तो सवर्ण थे, है ना, और पद के हिसाब से वो कलेक्टर के लड़के थे, एक तरह से जाति में ऊंची जाति से थे। कलर में भी वो इतने काले नहीं थे, गोरे ही थे। पढ़े लिखे योग्यता के हिसाब से बात करें तो बैरिस्टर थे, यानी अफ्रीका में मुश्किल से उस जमाने में 50 बैरिस्टर रहे होंगे दक्षिण अफ्रीका में, उनमें से एक थे वो, यानी जबरदस्त पढ़े लिखे व्यक्ति थे। तो जब इतना सब कुछ होते हुए भी छुआछूत हो रही है, इसलिए अस्पृश्यता का आधार बिल्कुल अलग है, ध्यान रखिए। उनको काला कुली बोलते थे, उनको फुटपाथ पे चलने के, वो गंदे भी नहीं रहते थे। गांधी तो कोट पैंट और टाई पहनते थे, पूरा अंग्रेज दिखते थे। फिर ऐसे में धोती और पगड़ी बांधने वाले आदमी को, या जिसको हम गांव का आदमी बोलते हैं, उसके साथ तो छुआछूत। तो जब इतना कुछ होता, इसलिए छुआछूत किसी भी स्थिति में हो सकती है। इसलिए यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, एक दलित है और एक सवर्ण है, तो दलित प्रोफेसर से छुआछूत कर सकता है। अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी के लिए टच होना या ये करना ये जरूरी नहीं है। हो सकता है वो टच होकर के बात करता हो सकता है हाथ मिलाता हो सकता है साथ में खाना खाता हो, लेकिन वो उसको अपने से आगे नहीं देख सकता। इसलिए हिल्बर्ट बिल जब आया था तब क्या था, हिल्बर्ट बिल में उनको किसी भारतीय के जज बनने से ऐतराज नहीं था, कोट पहनने से, कोर्ट में जज की कुर्सी पर बैठने से भी ऐतराज नहीं था। लेकिन तुम यूरोपियन का मुकदमा नहीं सुनोगे,
भारतीय का मुकदमा सुन सकते हो, इंडियन कोई है तो उसका मुकदमा सुनो तुम। लेकिन तुम जज हो गए हो और फर्स्ट क्लास जज हो, तो अब चाहे यूरोपियन हो चाहे इंडियन हो, आप उसका मुकदमा सुन सकते हो। इसलिए अगर कोई थानेदार बन गया दलित और उसको गिरफ्तार करके लाना है किसी ठाकुर को, तो क्या वो उसको गिरफ्तार कर सकता है? जितने अच्छे से ठाकुर किसी दलित को पीट करके गाड़ी में बिठा लेता है या थाने ले चलता है, क्या उसी हैसियत से वो भी उसको एक थप्पड़ मार के या कॉलर पकड़ के घसीट के गाड़ी में बिठा सकता है क्या? बात समझ में आए? तो इसलिए थानेदार यदि उसको घसीट करके ठीक उसी तरह से गाड़ी में नहीं बिठा पाता, बल्कि उसको कहता है कि नहीं आपको थाने चलना होगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप चलिए, इस तरह से बात कर रहा है, तो ये अनटचेबिलिटी है। बात समझ में आ रही है? तो अनटचेबिलिटी की व्याख्या बहुत अलग तरह से है। उस अनटचेबिलिटी का अंत करता है ये भेदभाव का। अनटचेबिलिटी मतलब यहां पर डिस्क्रिमिनेशन। अब आपको उसका गंभीरता समझ में आई होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है। कई लोगों को लगता है कहां हमारे साथ ही बैठ करके, अरे इसी गिलास से हमने भी, लाओ हम पी लेते हैं, लाओ तुम उठा के लाओ पानी हम। बात वो नहीं है, खाना खा लेने की भी बात भी नहीं है, साथ में बैठ लेने की बात भी नहीं है, बात कर लेते हैं, एक दूसरे के घर चले जाते हैं, वहां तक भी बात नहीं है। बात यह है कि जब वो एक कोई अधिकारी बनता है या जब वो उस स्थिति में पहुंचता है, तब आप उसके साथ क्या व्यवहार करते हैं? क्या आप सीनियर होने के नाते, अगर वो सीनियर है तो क्या आप उसको सीनियर मानते हैं, उसको उसके जैसा व्यवहार करते हैं, या यूं बोलते हो तुम दलित हो साले, अब तुम हमारे सीनियर बनोगे, अब तुम हमको ऑर्डर दोगे? इसलिए आपने वो मूवी अभी जो चल रही है ना पुष्पा, उसमें देखा होगा कि वो हर जगह पर वो एक ही उसकी जिद होती है, बराबरी की बात। उसकी जिद पूरी मूवी का एक ही सार है, पूरा अनटचेबिलिटी है, उसका विरोध है वो, और कुछ भी नहीं है उस मूवी का, और कोई मैसेज नहीं है उस मूवी में। और वो दुनिया को सबको पसंद आई। गांधी में क्या पसंद आया? गांधी वर्ल्ड लीडर क्यों बने थे? क्योंकि वो मना करते थे और वो झुकने से मना करते थे। गांधी में क्या था? ये पूरा गांधी है। आज गांधी का दिन है 30 जनवरी, तो ये मूवी अगर आप देखो तो पूरी गांधी है। वहां वो अहिंसा का सहारा लेते हैं और जिद करते हैं और सत्याग्रह करते हैं, भूखे रहते हैं, लेकिन बराबरी पे आके मानते हैं। यहाँ ये उसको पीट पाट के बराबर कर देता है। ठीक है, बस इतना अंतर है। यहाँ वो हिंसा का सहारा लेता है और वहां वो अहिंसा के माध्यम से उस रास्ते को, मतलब वो बराबरी पे आना है, मुझे ये करना है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे पुष्पा को जोड़ सकते हो? तो मैंने तो आज ही देखी, थोड़ा सा मैं अधूरा है मेरा वो, मैं अभी मिड में पहुंचा हूँ, उसको शुरू किया था, फिर फोन फान भी आ जाते हैं, काम भी रहता है, तो मैं नहीं देख पाया। लेकिन मैंने जितना भी देखा मेरे को लगा लास्ट तक वही चलेगा, क्योंकि वो बार बार वही करता है कि मुझे बराबरी पे आना है, मैं झुकना नहीं है मुझे बस। तो वो उसका एक मेन वो हो गया, लास्ट तक वही रहेगा। तो डायरेक्टर ने उसी चीज को पकड़ा, और ये बात दुनिया को बहुत, जब भी इस बात पे जब भी मूवी बनेगी वो हिट हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि ये हर इंसान को छूता है, अंदर तक छूता है। इसीलिए तो गांधी वर्ल्ड लीडर है, पूरी दुनिया एक साथ मानती है उनको, कि वो झुकते नहीं है। मार खाना है खिलाओ, जितना मारना है मारो। खूब मारा है मार, दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने खूब मार खाई है, खूब डंडे खाए। उसने कहा मैं ये करूंगा, उसने कहा धोखे से, मिस्टर बेकर ने, उसने कहा था, स्मिथ ने, जनरल स्मिथ ने धोखा दिया और गांधी को कहा कि देखो तुम अपने परिचय पत्र बनवा लो, हम परिचय पत्र मांगेंगे नहीं, और ये ऐच्छिक है, ये कंपलसरी मैंडेटरी नहीं होगा, बस ये कि इस परिचय पत्र को अपने साथ रखो तो अच्छा है। उन्होंने कहा ये हम ही को क्यों बनवाना है, यूरोपियन को क्यों नहीं बनवाना है? नहीं, यूरोपियन भी बना लेंगे, लेकिन आपसे शुरुआत हो रही है तो आप बनाना चाहो तो बना लो। तो गांधी ने कहा अगर ये वॉलंटरी इस तरह से है कि मैंडेटरी नहीं है तो ठीक है, मैं बनाऊंगा। सबसे पहले गांधी ने कहा कि परिचय पत्र मैं बनाऊंगा। गांधी मूवी में भी देखा होगा आपने, बेन किंग्सले वाली, देखिएगा, रिचर्ड एटनबरो वाली, वो देखिएगा मूवी। उसमें भी अमरीश पुरी ने वो उसका रोल किया था, और गांधी बेन किंग्सले उसमें वो जब वो जनरल स्मिथ बोलता है कि ये तो मैंडेटरी होगा, बाद में बदल जाता अपने वादे से, वो बोलता नहीं ये तो आपको
ये तो अपने पास रखने होंगे और ये दिखाने भी होंगे। अगर ऐसी बात है कि इन्होंने मैंडेटरी कर दिया तो अब मैं इसको जलाऊंगा गांधी बोलता है कि अरे आग की भट्टी लगाओ, अब उसमें सब अपने पास जलाएंगे। तो पास जलाएंगे मतलब अब हम कोई परिचय पत्र नहीं दिखाएंगे, तो फिर हमने तो बना लिया। तो उन्होंने कहा तुमने तो बना लिया और अब सब लोग बनाएंगे और ये हम मैंडेटरी कर रहे हैं। जैसे कि आधार को जोड़ेंगे किससे, वोटर आईडी से, ठीक है। तो वह कुछ लोगों ने अगर जुड़वा लिया है और अपनी वो दे दी तो बोले नहीं हम उसको ब्रेक करते हैं, हम अपना वो खत्म कर देते हैं, अब हम जलाएंगे, विरोध स्वरूप यहाँ जलाएंगे, क्योंकि वो तो फिर जारी हो जाता है, रीइश्यू हो जाता है। और उन्होंने कहा पास उस जमाने में तो बनना बार बार मुश्किल होता था। उन्होंने कहा तुमने बना दिया और तुमने कहा ये हर भारतीय के पास होना चाहिए, चलो हमने गलती से बना लिया, तुम्हारी बातों में आके बना लिया, अब तुम वादे से मुकर रहे हो, भट्टी लगाओ। अब सब लोग अपना पास जलाएंगे। तो विरोध स्वरूप फिर उसको डंडे पड़ते हैं तो भी वो पास को उठा करके नीचे गिर जाता है और उसको फिर वो मारने आता है तो भी वो उसको पास को बिल्कुल बेहोश हो जाता है, पर उसमें आग में डाल के ही मानता है उसको। ये है गांधी, यानी कि पास नहीं होगा किसी के पास मतलब नहीं होगा। यूरोपियन अगर पास नहीं रखते तो हम भी नहीं रखेंगे, बराबरी की बात है। इसलिए उस मूवी में वो जो दिखा रहा था ना कि मैं अगर कार में आया हूँ, उसमें गाड़ी में आया हूँ, तो मैं गाड़ी में ही जाऊंगा, मैं ऑटो में टैक्सी में नहीं जाऊंगा। तो वो बोलता वो आएगी तो ही जाऊंगा। तो वो जिद जो है मुझे पूरा वो गांधी दिख रहा था, दक्षिण अफ्रीका का पूरा जो उसकी जिद है वो उसके साथ में मैच कर रहा था उसको। तो आपका जितना ज्ञान होगा आप उतनी मूवी देख पाओगे ना, उस टाइप से मूवी देख पाओगे। आपके लिए उसके मायने, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन याद आ रहा था, मुझे अस्पृश्यता का अंत याद आ रहा था, उपाधियों का अंत याद आ रहा, उसको उपाधि से सत्य एतराज है, उसमें समानता की बात कर रहा है, हर चीज में इक्वालिटी की बात करता है, नहीं झुकने की बात करता है, स्वतंत्रता, तो मुझे रोक नहीं सकते, मैं यहाँ जा सकता हूँ, यानी वो स्वतंत्रता। अब बताइए कौन सा, और शोषण के विरुद्ध तो है ही है। तो कौन सा अधिकार नहीं दिख रहा आपको फंडामेंटल राइट्स में से उसमें? ये अगर आप नहीं देख सकते तो फिर आप, इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं है ना। तो आपके ब्लड में जब आता है, आपके जीन्स में, आपकी कोशिकाओं में जब पढ़ाई घुस जाती है ना, तो चारों तरफ वही दिखता है। मैं आपको कई तरह के एग्जाम्पल दे सकता हूँ, मानवाधिकारों से जोड़ सकता हूँ, उसको यूएस के वातावरण से जोड़ सकते हैं, इसलिए यूएस में ये चीज है। तो आज मैं देख रहा था एक बच्चा जो है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में था, बट इंडियंस जो है वो क्वेश्चंस कर रहे थे। तो हम लोग एक हॉल में घूम रहे थे, उनके फादर सीनियर आईएएस हैं, तो हम थोड़ा मूव कर रहे थे, ऐसे ही थोड़ी वॉक कर रहे थे। तो उन्होंने कहा नहीं यार थोड़ा चल के देखते हैं, वो इंडियन पूछेंगे ना, अब इंडियंस का नंबर आ गया होगा। तो आए वो बेंगलोर वालों का नंबर आ गया होगा, बेंगलोर वाले साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वाले वो पूछना शुरू करेंगे। तो मैंने कहा उसमें क्या दिक्कत है, पूछा। बोले नहीं वो इंडियंस इंसल्ट करते ना, अपन चलते हैं थोड़ा बैठते हैं साथ में बच्चे के। मैंने कहा इंसल्ट करते? तो मेरे को फिर याद आया, मैंने जब यूएस यूनिवर्सिटीज विजिट करता था मैं, तो वहां का बिल्कुल अलग एटमॉस्फेयर था। बोले नहीं, यूएस के जो प्रोफेसर्स हैं, यूएस के जो टीचर्स हैं, वो बच्चों की इज्जत करते हैं और गलती पे डांटते नहीं हैं और ओछा नहीं बोलते, नीचा नहीं दिखाते, इंफीरियरिटी नहीं फैलाते, आपको इंफीरियरिटी महसूस नहीं कराते। वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, फ्रेंडली बात करते हैं। वो सोचते हैं कि ये स्टूडेंट है, मैं एक नागरिक हूँ, ये एक नागरिक है, इसके अधिकार है, मेरे अधिकार हैं, मेरे अधिकार इसके कहीं वायलेशन ना कर दे इसके अधिकारों का। फंडामेंटल राइट्स उनके साथ जिंदगी में चलता है, इसलिए वो गलती भी हो जाती है तो उसको यूं नहीं बोलते, उसको बोलते हैं हाँ इससे अच्छा हो सकता था, मतलब इससे बेटर आपका। तुम फिर अपने यहाँ के इंडियन जो लोग होते हैं ना, टीचर वगैरह, वो एकदम उसको सामने वाले को तुम बेवकूफ हो, तुमको नहीं पता और ये बिल्कुल गलत है और ये नहीं चलेगा, ऐसा हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, ऐसा किसी भी हद तक आ जाते हैं। और ये क्या है, ये तो हमको बिल्कुल, तो ऐसे में बच्चा तो बिल्कुल ही पागल हो जाए। तो ऐसे में तो आप निखार ही नहीं सकते, किसी की प्रतिभा को नहीं निखार सकते। तो मैं अकेले नहीं है, इंटरव्यू कैसे लेते हैं, हमारे यहाँ तो हावी हो जाते हैं। वो बच्चियां रो देती थी एमपीपीएससी का, वो गौतम में कई बार बताता था, और रोते रोते वो बच्ची फोन करती थी, सर बहुत इरिटेट करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, तुम ये पढ़ के आए हो, ये है तुम्हारा स्तर, तुम ये करोगे वो करो। अरे तू इंटरव्यू ले रहा भाई, नहीं बनाना मत बनाओ डिप्टी कलेक्टर, हटाओ इसको, लेकिन तुम इंसल्ट थोड़ी कर सकते हो। मैं तो लड़ने ही गया था उससे, यहाँ से पेन लगा के भी गया था रिकॉर्डिंग के लिए, लेकिन किस्मत से वो उसकी अच्छी थी। उस दिन जो है उसका 1 साल पहले मैं कुछ, मेरे पास रिकॉर्डिंग करने का कुछ नहीं था, 1 साल पहले मैंने जानबूझ करके इंटरव्यू दिया, तो उसी का बोर्ड आया, तो मेरे साथ भी ऐसे ही करने लगा। मैंने डांटा उसको, मैंने कहा भैया ये कुछ है ही नहीं, प्रश्न ही नहीं है तुम जो पूछ रहे हो। मैंने कहा ये क्वेश्चन होता ही नहीं है, ये दुनिया में ही कुछ नहीं, गूगल कर लो।
वो बोले नहीं नहीं है, आप करना जाके। अरे मैंने कहा मैं क्यों करूँ, तुम करो, तुम झूठ बोल रहे हो, उनका प्रश्न ही नहीं है। इस नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। तुम हावी होने के लिए कुछ भी पूछ रहे हो। ऐसे तो मैं भी कुछ भी एक वर्ड बना दूं, पूछ ले जाऊं ये क्या है, ऐसे थोड़ी है। दुनिया में होना भी तो चाहिए, उसका एग्जिस्टेंस भी तो होना चाहिए। तो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये होता होगा। लास्ट में उसके मुंह से निकल गया होता होगा। मैंने कहा होता होगा मतलब क्या, कुछ ऐसे थोड़ी होता है। डाटा उसको बहुत भयंकर डाला, पर मैं उसका लाइव वो चाहता था रिकॉर्डिंग, ताकि मैं उसको सोशल मीडिया पे डालूं। बहुत मूर्ख आदमी था, मुझे निहायत मूर्ख आदमी था। पर फिर भी मैंने उस साल सोचा, मैंने कहा क्या पता यार ये इसका स्टाइल होगा, पागल है कोई, पर ठीक है मार्क्स तो अच्छे देता होगा, मतलब दिल का खराब नहीं होगा। कई बार होते हैं ना आदमी ऐसे कि बहुत ओछा बोलते हैं, किसके हुए होते हैं, पर वो नंबर अच्छे देते हैं। तो उसके तो नंबर भी बहुत बेकार थे, और सारे बच्चों के साथ। मैं कहा ये तो बिल्कुल वाकई में पागल है। फिर अगली बार मैंने फिर मेंस दिया, फिर मैंने कहा इसी के बोर्ड में जाऊंगा, यहाँ बकायदा रिकॉर्डिंग के लिए पेन में कैमरा वैमरा सब ले गया। मैंने कहा इसको फिर शाम को फेसबुक पे डाला जाएगा, यूट्यूब पे सब जगह, कि ऐसा पागल आदमी है और इसकी मैंने किसी मरम्मत की। क्योंकि उस दिन मैं फिर और ज्यादा करता, पर वो सीधे आदमी के उसमें आ गया। वो बहुत सज्जन थे और वो जानते भी थे मेरे को, तो वो मेरा सारा गेम बिगड़ गया। नहीं तो मैं पूरा तैयारी करके गया कि मुझे बोर्ड वही मिलना चाहिए और मैं उसकी बैंड बजाऊंगा आज। क्योंकि मुझे जॉब तो करना नहीं था, जॉब लगने नहीं लगने से तो कोई लेना देना था ही नहीं, जॉब करना भी नहीं था। जॉब तो उस साल भी मिला था जबकि उसने कम दिए थे, तो भी मिला था, लेकिन हमको तो करना नहीं था। हम पर ऐसा कितने बच्चे कर पाएंगे। तो जो लड़कियां सिंसियर थी, जिनको इस बार घर से अल्टीमेटम मिला हुआ था, 27 साल की हो गई थी, अब उनकी शादी का बता रखा है घर वालों ने कि इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ तो शादी का, ऐसी बच्चियां तो रो देंगी। उनके लिए तो करियर का प्रश्न है, उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न है, नौकरी मिलनी है, आप वहां मजाक कर रहे हो। तो ऐसे से पागल लोग हैं। तो ये जो लोग हैं, ऐसे लोगों की, ये इंडिया में ही हो सकते हैं, ये यूएस में ऐसे लोगों का एग्जिस्टेंस नहीं है, ध्यान रखिए। इसलिए वहां स्वतंत्रता का अधिकार है, वहां मौलिक अधिकार समझ रहे हैं ना आप। तो वो इतना टेंशन में आ गए। मैंने कहा यार इतना क्यों टेंस हो रहे हो। बोले नहीं बच्चे के पास जल्दी चलते हैं, वो परेशान हो जाए। मतलब उसने कभी इनको फेस नहीं किया ना इंडियंस को, मतलब बोले बहुत बेहुदा होते हैं ना ये। मैंने कहा कमाल, इंडियन आदमी बोल रहा है इंडियन बहुत बेहुदा होता है। वो भी प्रोफेसर हो गए साइंस के और रिसर्च वाले वैज्ञानिक लोग, जो वैज्ञानिक लेवल के स्तर के अधिकारी हैं, वो पागल है, बेहुदा है, क्योंकि तमीज नहीं है, अधिकार नहीं मालूम लोगों के। मालूम नहीं कि वो स्वतंत्र व्यक्ति है। आज जो आपको 16 साल का 17 साल का कोई बच्चा दिखाई दे रहा है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व है, वो नागरिक है, उसके अधिकार है, उसका सम्मान है, उसके साथ आप अस्पृश्यता नहीं कर सकते, उसको असमानता का भाव पैदा नहीं कर सकते उसके अंदर। उसको ये नहीं कह सकते कि तुम अभी कुछ नहीं जानते, तुमने जितनी बात की है इसमें बिल्कुल बचपना है, तुमको अभी बहुत कुछ सीखना है, तुम में अकल नहीं है। ये जो लैंग्वेज है ये इंडिया में होती है। यहाँ के टीचर डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं, नीचा भी दिखाते हैं, ये सब अज्ञानता का प्रमाण है। इसका मतलब है कि आप अज्ञानी हो, आप में अकल की कमी है, आप में बिहेवियर नहीं है, तमीज नहीं है। आगे समझ, मैंने इससे खुल करके उदाहरण नहीं दे सकता मैं आपको। तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स जहां एक्सरसाइज किए जाते हैं असली में, वहां से आपने लिए हैं, तो वहां का माहौल देखो पहले कि वहां किस तरह से एक्सरसाइज होते हैं, तब जाकर के आपको फंडामेंटल राइट इंडिया में समझ में आएंगे। बहुत मुश्किल है वो लेवल आना, उसके लिए जनमानस का लेवल वैसा होना चाहिए, लेकिन यहां संभव नहीं है। यहाँ भयंकर असमानता है, यहाँ इगेलिटेरियन सोसाइटी उस तरह से संभव ही नहीं। यहाँ पेट्रियार्की है, वहां बच्चों की इच्छाएं बहुत मायने रखते हैं। बच्चे क्या चूज करेंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, वो उनके वो वहां की सोसाइटी है। और हमारी समाज जो है वो परंपरागत समाज है, रूढ़िवादी समाज, जिसको हम स्टेरियोटाइप बोलते हैं। लेकिन वो लोग अब उस संस्कृति की किताबों को पढ़ रहे हैं, वहां के न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं, वहां के अधिकारों को पढ़ रहे हैं, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको सपोर्ट करता है। तो अब नई जनरेशन जो है वो उसको उतना सहन नहीं करेगी। लेकिन अब जो समझदार हैं, पैसे वाले हैं, बड़े लोग हैं, बड़े पदों पे पहुंच गए, वो तो अपने बच्चों को वहां पढ़ा लेंगे, इस वातावरण से भी निकाल लेंगे। वो तो कभी फेस ही नहीं करेंगे, वो अपने बच्चों को कभी फेस ही नहीं करने देंगे। वो तो ठीक ठीक हुआ और इंडियन को ज्यादा मौका नहीं मिला, मैं भी था वहां, नहीं तो वो बोले कि अपने को बीच में कूदना होगा इसमें। जैसे ही ये इस तरह से अगर उसके साथ पेश आते हैं तो अपन दोनों को कूदना होगा और हम लोग उसको रोकेंगे। ये इस तरह का हैरासमेंट नहीं होने देंगे पेरेंट्स इस तरह के। तो हमारे यहाँ कितने पेरेंट्स ऐसे जागरूक हैं जो किसी इंटरव्यू में हैरासमेंट रोकने के लिए वहां तत्काल खड़े हैं कि अगर इसने इस टाइप के क्वेश्चन शुरू किए तो कैमरे को इधर मूव करके कहेंगे भैया इधर बात कर ले, तू है कौन,
चलो तेरी औकात क्या है, तेरे को बताते हैं साले, तू अगर इस लैंग्वेज में बात कर रहा है तो। कंपटीशन गया बाहर में, नहीं भेजेंगे, नहीं जाना उसमें, जिसके लिए आए थे वो भी नहीं करेंगे। लेकिन बात ये होगी, बात समझ में आ गई पुष्पा, याद आएगा नहीं? तो ये वाला ये चीज जो एकदम पढ़ाई लिखाई के बाद आती है, वहां उसमें उसको साधारण आदमी में वो दिखाई गई है। चलो, मुझे लगता है कि अच्छे से मौलिक अधिकारों की इससे बढ़िया क्लास नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए आज की बात खत्म करते हैं। आप अच्छे से पढ़िए, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स इस बार का आपका होमवर्क है, अच्छे से पढ़ के आइए, मैं आपको और उसकी बहुत सारी बातें बताऊं। शांति पाठ।